चलो गाइस स्टार्ट करेंगे हम लोग आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के रिवीजन के साथ, जो कि है आपका सप्लाई अंडर जीएसटी। ये लेक्चर के अंदर हम लोग आपका बेसिकली कौन से सेक्शंस कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए नोट करवा देता हूँ। एक तो रहेगा आपका सेक्शन 7, दूसरा रहेगा सेक्शन 8 जिसको अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में अपन यहाँ पे 3 शेड्यूल्स को पढ़ने वाले। एक रहेगा आपका शेड्यूल 1, एक रहेगा आपका शेड्यूल 2 और थर्ड रहेगा आप लोगों का शेड्यूल 3। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ, जिसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशंस बोला गया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। गुड्स मतलब बेसिकली कोई भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। बट गुड्स के डेफिनेशन में से स्पेसिफिकली किसको बाहर रखा हुआ है, मनी एंड सिक्योरिटीज को। तो गुड्स मतलब जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। बट गुड्स के डेफिनेशन में एक बात को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया हुआ है, वो क्या है, आपके एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम यानी कि कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो जिसके अगेंस्ट आपके पास राइट रहता है अमाउंट को रिकवर करने का। एग्जांपल हो गया आप लोगों का बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इंश्योरेंस की रिसीट हो गया, लॉटरी हो गया, बेटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया। फिर दूसरा आता है इसके अंदर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। आपके लिए रेलेवेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं। सेकंड सर्विसेज किसमें क्या आता है, जो गुड्स नहीं है वो आपकी सर्विस कैटेगरी में माना जाएगा। जो गुड्स नहीं है उसको किसमें माना जाएगा, सर्विसेज में माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, बट मनी एंड सिक्योरिटीज को भी हम लोग सर्विसेज बोल के क्लासिफाई नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब सर एक बात तो समझ लो, ये जो आपका मनी है, आपका क्या है मनी, एंड जो आपका क्या है सिक्योरिटीज, इसको भैया गुड्स भी नहीं माना हुआ है और इसको अपन ने सर्विसेज भी नहीं माना हुआ है। तो यानी कि अगर आपने प्योर ट्रांजैक्शन इन गुड्स या इन सिक्योरिटीज किया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो गुड्स भी नहीं है और क्योंकि वो सर्विसेज भी नहीं है। बट अगर आप लोग कोई भी ऐसा सर्विस ले रहे हो जिसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, करेंसी का, ठीक है, डिनोमिनेशन चेंज करके ले रहे हो, या तो आप ऐसा बोल सकते हो करेंसी का आप फॉर्म चेंज करके ले रहे हो। डिनोमिनेशन चेंज करना मतलब क्या, मेरे पास 500 का नोट से मैंने 50 का 10 नोट्स लिया, और फॉर्म चेंज करके लेना मतलब मैंने रुपीस दिया उसके बदले डॉलर लिया। और अगर ये काम के लिए मेरे से कुछ भी सेपरेट कंसीडरेशन लिया जा रहा है, सेपरेट क्या लिया जा रहा है, कंसीडरेशन, तो ये जो कंसीडरेशन है ना सेपरेट, इसको क्या माना जाएगा, आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, वो हो गया पॉइंट यहां पे आप लोगों का। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप लोग कोई भी मनी को ले रहे हो फॉर इट्स न्यू मिस्टेक वैल्यू, मतलब आपने पैसे को होल्ड किया है पर वो मनी के लिए नहीं, उसकी वैल्यू के लिए होल्ड किया। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, समझ के लेना। समझो मेरे पास आज के टाइम पे 10 पैसे वाला कॉइन है जो पुराने जमाने में हुआ करता था। अभी ये 10 पैसे का कॉइन मैंने मेरे पास किसके लिए रखा है, उसको मैं कुछ खरीदने नहीं वाला। बट आज अगर मैं 10 पैसे का कॉइन मार्केट में बेचूंगा तो हो सकता है मुझे उसके बदले 5000 रुपीज मिले। तो ये 10 पैसे का कॉइन मनी के कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एक्शनेबल क्लेम यानी कि क्या, एनी क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जिसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, बेटिंग, गैम्बलिंग, इंश्योरेंस क्लेम, लॉटरी एक्सेट्रा। उसके बाद में क्या आता है, आपका बिजनेस का डेफिनेशन आता है। बिजनेस के अंदर आपकी 5 बातें मैटर नहीं करती। कितनी बातें, 5। सबसे पहला, आप बिजनेस कितने वॉल्यूम में कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो, कंटिन्यूटी कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप उसको प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से यानी कि पेक्यूनरी बेनिफिट से करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसको फिर भी बिजनेस मानेंगे। तो बिजनेस के अंदर आप कोई भी ट्रेड करो, कॉमर्स करो, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर या कोई भी एक्टिविटी करो, भैया कोई भी एक्टिविटी करो, और हम आपको ना 5 बातें भी हम लोग पूछेंगे नहीं। क्या आपका पेक्यूनरी बेनिफिट था यानी कि इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट था, या आपका कितना वॉल्यूम है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी रेगुलरिटी है, कितनी कंटिन्यूटी है, हमें लेना देना नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो हम लोग उसको क्या मानेंगे, बिजनेस। साथ ही साथ में आपके मेन काम के साथ में जो भी आप एंसिलियरी काम करोगे हम उसको भी क्या बोल के क्लासिफाई कर देंगे, बिजनेस बोल के क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया है कि अगर आप लोग बिजनेस को चालू करने के लिए या बिजनेस को क्लोज करने के लिए कोई भी इनपुट्स ले रहे हो, कोई भी कैपिटल गुड्स ले रहे हो या कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, उसको भी क्या बोल के क्लासिफाई किया जाएगा, बिजनेस बोल के क्लासिफाई किया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी क्लब, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी सोसाइटी, कॉपी से, कोई भी क्लब, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए, मेंबर्स के बेनिफिट या फैसिलिटीज के लिए उनसे कोई भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लेती है, तो ऐसा माना जाएगा वो क्लब का, वो एसोसिएशन का या उस बॉडी का वो क्या बन गया है, आपका बिजनेस बन गया है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट बोलता है कोई भी प्रीमाइस में जाने के लिए अगर आपको एडमिशन करना है, यानी कि आपको कहीं पे जाने के लिए, कहीं पे एंट्री करने के लिए कोई भी कंसीडरेशन देना पड़ रहा है, वो भी बिजनेस माना जाएगा। फिर अगर समझो एक पर्सन है जो होल्डर ऑफ एन ऑफिस है, यानी कि आप लोग समझो कहीं पे तो भी कोई काम कर रहे हो, और क्योंकि आप वो काम कर रहे हो इसके लिए आपके पास कोई दूसरा एक अपॉर्चुनिटी आता है काम करने का। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, अभी सुन के लो। यानी कि देखो यहाँ पे सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। मान लो कंपनी का सीएफओ था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, उसको कंपनी ने क्या बोला, हमारे लिए मर्जर एंड एक्विजिशन का आप काम करो, ये काम करने के लिए हम आपको 30 लाख रुपीस अलग से देंगे। तो क्योंकि वो सीएफओ था, इसके लिए उसके पास एक एडिशनल काम आया जिसके अंदर उसने मर्जर्स एंड एक्विजिशन का सर्विसेज दिया। तो ये जो सर्विसेज अलग से दिया है, ये उसका क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। ठीक है। फिर अगर कोई भी रेस क्लब में एक्टिविटीज कर रहा है, टोटल सेटर या लाइसेंस दे रहे हो आप लोग बुक मेकर को, या जो बुक मेकर है वो कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है, उसको भी आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस। और लास्ट में अगर कोई भी गवर्नमेंट काम कर रहा है एज अ पब्लिक अथॉरिटीज, वो कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको भी आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। सर ये एग्जाम में डेफिनेशन पूछने के कितने चांसेस है, तो ये सी कैटेगरी है, डायरेक्ट डेफिनेशन बहुत कम चांसेस है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है आपका, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंसीडरेशन मतलब क्या है आपका, समथिंग इन रिटर्न। अच्छा सर, समथिंग इन रिटर्न आपका 3 टाइप में रह सकता है, या तो आप सामने वाले को कैश में रिटर्न करो, कैश में रिटर्न करो, या तो आप उसको काइंड में रिटर्न करो। अच्छा कैश मतलब क्या, पैसा देना। काइंड मतलब क्या, एक टाइप का आपका बार्टर एक्सचेंज समझ के ले लो कि अगर आपको सामने वाले ने गुड्स और सर्विसेज दिया, इन रिटर्न आप सामने वाले को गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो। या तो कंसिडरेशन में थर्ड टाइप भी आता है एक बात जिसको बोलते हैं फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस मतलब क्या, कोई भी काम को टॉलरेट करना भी आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। तो कंसिडरेशन का सिंपल मतलब है आपका समथिंग इन रिटर्न। या अभी डेफिनेशन में अपन बढ़ते हैं। कंसिडरेशन मतलब पेमेंट जिसको आप लोग कर रहे हो, किसके अंदर, मनी और अदरवाइज, या तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कोई भी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ एनी एक्ट। ठीक है। अच्छा कंसिडरेशन कौन दे रहा है, या तो रेसिपिएंट दे रहा है, या तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है। या तो कौन देगा, रेसिपिएंट, या तो कोई भी दूसरा पर्सन देगा। बट अगर गवर्नमेंट से आप लोगों को कोई भी सब्सिडी मिल रही है तो वो आपके कंसिडरेशन का पार्ट फॉर्म नहीं करेगी। क्या बोल रहा है, क्या हुआ है, गवर्नमेंट की सब्सिडी, अदर पर्सन की नहीं, गवर्नमेंट की सब्सिडी आपका कंसिडरेशन का पार्ट फॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट बात करता है डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट के लिए ना मैं एक छोटा सा चार्ट बनाना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मैं बात कर रहा हूं डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट का है ना भैया, आपको हमेशा चेक करना है नेचर कैसा है। अगर ये नेचर आपका नॉन रिफंडेबल है, नेचर कैसा है आपका, नॉन रिफंडेबल, या आपका नेचर कैसा आता है, रिफंडेबल। अगर डिपॉजिट आपका नॉन रिफंडेबल नेचर का है ना, तो वो आपको सिर्फ बताने के लिए डिपॉजिट बताया गया हुआ है। हो सकता है वो आपसे ना कोई अदर चार्जेस लिए हुए हैं। डिपॉजिट नाम का है, अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो वो डिपॉजिट के नाम के नीचे आपसे ना और कोई दूसरा पैसा लिया गया हुआ है। तो ये जो है ना नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, इसको अपन कंसीडरेशन मानेंगे। क्या बोला गया है, अपन इसको कंसीडरेशन मानेंगे। और सर अगर रिफंडेबल डिपॉजिट है तो क्या आप उसको एडजस्ट कर रहे हो क्या, चेक करो। दोनों के मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, अभी सिर्फ सुन के लो। अगर आपने डिपॉजिट को एडजस्ट किया तो अपन उसको कंसीडरेशन मानेंगे, अगर अपन ने उसको एडजस्ट नहीं किया तो अपन उसको कंसीडरेशन नहीं मानेंगे। ठीक है। चलो सर एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको ये बात। समझो कल जाके आप लोग कोई भी एक नया बिजनेस चालू कर रहे हो, ठीक है। लेट से एक बहुत फेमस आइसक्रीम का ब्रांड है, आप सबने सुना रहेगा नेचुरल्स आइसक्रीम, है ना, नेचुरल्स आइसक्रीम। अब इसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए गए, तो आप जब फ्रेंचाइजी लेने के लिए गए, वो जो भी ओनर है उसने क्या बोला, हम आपको फ्रेंचाइजी देंगे, हमारा इतना लेट से 20 लाख रुपीस का फ्रेंचाइजी कॉस्ट है, और आप हमें 10 लाख रुपीस का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना।
नॉन रिफंडेबल क्या देना है, डिपॉजिट। अभी भैया यहाँ पे उसने 10 लाख रुपीस को ऐसे प्रोजेक्ट किया आपके सामने कि वो आपसे नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ले रहा है, बट क्योंकि ये डिपॉजिट रिफंडेबल नहीं है, मतलब वो आपसे ना डिपॉजिट नहीं लेना चाहता था, हो सकता था उसको उसके ब्रांड को यूज करने का आपको जो परमिशन दे रहा है उसका पैसा ले, या वो और कोई भी पैसा आप लोगों से ले रहा है जिसको सिर्फ वो डिपॉजिट बोल के क्लासिफाई कर रहा है, तो ये 10 लाख रुपए को आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। सर कंसिडरेशन क्या होगा, माना जाएगा। फिर आपको ये बिजनेस करने के लिए आपने क्या किया, एक शॉप को रेंट पे लिया, शॉप को क्या किया, रेंट पे लिया, जिसका पर मंथ रेंट कितना था, 1 लाख रुपीस, और वो ओनर ने आपको क्या बोला, भैया आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा 3 मंथ्स का। आप बोले कितना, वो बोले 3 महीने का होता है 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपीस आपका जब टेनेंसी खत्म हो जाएगा, रेंट वाला पीरियड खत्म हो जाएगा, आपको रिफंड मिलने वाला है। तो ये 3 लाख रुपीस का नेचर आज के टाइम पे कैसा है आपका, नॉन रिफंडेबल। तो कहने से अपन इसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। क्लियर है। अच्छा सर, अभी आप थे आपके लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी में, ठीक है, लास्ट मंथ का आपको रेंट देना था, आपने ओनर को क्या बोला, सर मेरा बिजनेस थोड़ा सा खराब चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप एक काम करो, मेरा जो 3 लाख रुपए का आपके पास डिपॉजिट है उसमें से 1 लाख रुपीस का रेंट को आप एडजस्ट कर लो। यानी कि यहां पे ये डिपॉजिट को एडजस्ट किया जा रहा है अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये 1 लाख जब एडजस्ट होगा तब उसको क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। और कहने से 2 लाख तो आपको आज भी एज इट इज रिफंड मिलने वाले, तो ये 2 लाख को आपका कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। समझा आप सबको, ये देख लो, एक बार मैं पूरी स्क्रीन कर रहा हूं आप सभी के लिए, देख लो ये वाले पॉइंट को आप। चलो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो सब लोग, अगर कुछ स्क्रिबल करना है तो उसको भी कर लो, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिपॉजिट वाला पॉइंट। अच्छा अभी स्पेशल पॉइंट्स इन रिलेशन टू कंसिडरेशन। सर अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हो, तो जब आप डोनेशन दे रहे हो ना सामने वाले पर्सन को, आपका ना इंटेंशन देखो डोनेशन देने का क्या है। अगर आपका इंटेंशन यहाँ पे फिलियंथ्रोपिक है, यानी कि आपको कोई भी उससे कमर्शियल गेन की अपेक्षा नहीं है, यानी कि आप अपनी भावनाओं से दे रहे हो, आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, तो अपन इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर आप सामने वाले पर्सन को अगर गिफ्ट दे रहे हो और आपका इंटेंशन, आपका पर्पस एडवर्टीजमेंट करना है, तो भैया इसको सप्लाई माना जाएगा। वापिस से देखो यहाँ पे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि डोनेशन करने के टाइम पे भैया आपका इंटेंशन देखने का, अगर इंटेंशन से आपको कोई भी कमर्शियल गेन होने वाला है, आपको एडवर्टीजमेंट करना है, तो अपन उसको सप्लाई मानेंगे। बट अगर आपका इंटेंशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ डोनेशन है, भक्ति भावना, तो उस केस, भक्ति भावना मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, मतलब आप आपके दिल से कर रहे हो, तो उसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। एग्जांपल समझ के लो, यहाँ पे जेठालाल ने एक एसी गिफ्ट किया, वहां पे उसने लिखा विद रिगार्ड्स गड़ा फैमिली, तो यहाँ पे उसका इंटेंशन कुछ भी एडवर्टीजमेंट करना नहीं था। जेठालाल ने एक ओल्ड एज होम को एसी गिफ्ट कर दिया, सिर्फ लिखा गड़ा फैमिली, कोई इंटेंशन नहीं था उसका कि मैं मेरे ब्रांड को प्रमोट करूं, तो इसको अपन कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। बट अगर उसने ऐसे लिखा था डोनेटेड बाय गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप इन मुंबई, तो इस केस में उसका क्लियर इंटेंशन क्या था, एडवर्टीजमेंट करना, तो ये जो एसी दिया गया हुआ है, ये एसी को आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। समझा क्या, क्लियर है। चलो फिर अगला पॉइंट किसकी बात कर रहा है, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू आर्ट गैलरी। चलो इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो भैया, अपने ये मालूम है ना आप सबको, मजनू भाई, तो यहां पे क्या बोल रहे, देखो मजनू भाई ने वेलकम मूवी देखी है ना, अपना पेंटिंग जो है, डायग्राम से समझ के लो, एकदम परफेक्ट आ जाएगा आपके माइंड में, जो अपनी पेंटिंग है वो आर्ट गैलरी को दी, किसको दी, आर्ट गैलरी को मूव की। कहने से इन रिटर्न आर्ट गैलरी ने मजनू भाई को कोई भी कंसीडरेशन दिया नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन जब पेंटिंग दिया गया तब सप्लाई नहीं माना जाएगा, बिकॉज यहां पे कोई भी कंसीडरेशन नहीं था बाय आर्ट गैलरी टू मजनू भाई। फिर यहां पे आती है वो जिसने पेंटिंग खरीदी थी, क्या नाम था उसका, इशिका। इशिका ने आर्ट गैलरी में जाके पेंटिंग को क्या किया, बाय किया, पेंटिंग को क्या किया, बाय किया, तब आर्ट गैलरी ने मजनू भाई को क्या दिया, कंसीडरेशन दिया। अभी यहां पे जब इशिका ने आर्ट गैलरी को और आर्ट गैलरी ने मजनू भाई को कंसीडरेशन दिया, कहना है इसे यहां पे अभी कंसीडरेशन कंप्लीट हो गया।
और क्योंकि अभी कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया तो अभी ये ट्रांजैक्शन को अपन मानेंगे सप्लाई। यानी कि अगर आर्टिस्ट ने आर्ट गैलरी को अपना आर्ट वर्क भेजा तो उसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, बट अगर बायर ने आके आर्ट गैलरी से वो चीज को खरीदा तब आर्टिस्ट को उसका कंसिडरेशन मिलेगा, तब ये ट्रांजैक्शन सप्लाई बोल के क्लासिफाई होगा। क्लियर है? देखो अगर आर्टिस्ट क्या है, आर्ट वर्क अपन ने डिस्प्ले किया है गैलरी में बट सेल नहीं किया है तो कंसीडरेशन नहीं है, इसके लिए सप्लाई नहीं है। बट अगर उसको अपन ने सेल किया इंटरेस्टेड पर्सन को तो क्योंकि कंसीडरेशन है इसके लिए उसका क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? फिर अगला पॉइंट बात करता है यहाँ पे नो क्लेम बोनस जो इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है। अच्छा समझ लो, आपका गाड़ी का प्रीमियम पहले साल का कितना था, 40,000 रुपीज आपका प्रीमियम था। आपने इसको इंश्योरेंस निकाला बट क्लेम नहीं किया तो अगले साल क्या हुआ, आपका इंश्योरेंस था 40,000, अगले साल भी ये था आपका ईयर 1, ये था आपका ईयर 2। ईयर 2 में कंपनी ने आपको क्या बोला कि आपने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं किया, इसके लिए हम आपको दे रहे हैं नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस हम आपको कितने रुपीस का दे रहे, 2,000 रुपीस का डिस्काउंट दे रहे। अभी आपको नेट प्रीमियम कितना रुपीस पे करना है, 38,000 रुपीस का पे करना है। तो यहां पे भैया ऐसा क्लैरिफाई किया गया कि ये 2,000 रुपीस का कोई भी सप्लाई नहीं हुआ है बाय इंश्योर्ड पर्सन टू इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि भैया ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने, अच्छा मैं बोलूं क्या, इन शॉर्ट इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 रुपए इंश्योर्ड पर्सन को दे दिया। कैसे समझो, ये जो इंश्योर्ड पर्सन है ये इंश्योरेंस कंपनी को कितना देने वाला था, 40,000, अभी कितना दे रहा है, 30,000। तो एक ऐसा कंफ्यूजन था मार्केट में कि ऐसा बोल सकते क्या कि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन को 2,000 रुपए दिए, तो आंसर इज नो। ये 2,000 रुपीज का क्या है मालिक, आपका डिस्काउंट है। क्या है आपका, डिस्काउंट गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड पर्सन एंड इट इज नॉट एनी कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज गिवन बाय इंश्योर्ड पर्सन टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं आएगा। समझा क्या सर? समझ गया सर। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या बोल रहे, देखो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है, तो टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। मतलब क्या है, देखो जीएसटी आने के पहले ना जो अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे उनके अंदर है ना हर एक बात के लिए ना अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे। जैसे कि अगर मैं एक्साइज ड्यूटी की बात करूं तो प्रोडक्शन हो गया, जब वैट की बात करूं तब सेल हो गया। अभी ये ना गवर्नमेंट ने कंफ्यूजन निकालने के लिए एक सिंपल बात लेके आ गए। गवर्नमेंट का बोलना है जिस दिन ट्रांजैक्शन सप्लाई बोल के क्लासीफाई होगा उस दिन हम लोग उसके ऊपर क्या चार्ज कर देंगे, जीएसटी को चार्ज कर देंगे। क्लियर है? तो उसके लिए गवर्निंग सेक्शन है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में सबसे पहले आता है आपका सेक्शन 7(1)(a). 7(1)(a) बहुत सिंपल है बोलने के लिए। वो क्या बोलता है, देखो आप लोग कोई भी सेल करो, आप लोग कोई भी बार्टर करो, कोई भी एक्सचेंज करो, कोई भी लाइसेंस दो, रेंटल दो, लीज पे दो, डिस्पोज करो, कुछ भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप कोई भी एक्टिविटी करो, कोई भी, बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपका क्या रहना चाहिए, कंसीडरेशन रहना चाहिए। और ये एक्टिविटी आपने आपके बिजनेस के लिए करनी चाहिए। वापिस से आप लोग कोई भी गुड्स और सर्विसेज को बेचो जिसके लिए आपको कंसीडरेशन मिलना चाहिए और आप आपके बिजनेस के लिए कर रहे हो, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। अच्छा सर, अगर मैंने कोई भी मनी एंड सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन किया, किसका किया, मनी एंड सिक्योरिटी का, तो ये गुड्स भी नहीं है और ये आपका सर्विसेज भी नहीं है, इसके लिए अपन इसको क्या नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे। और क्योंकि सप्लाई नहीं मानेंगे तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बट अगर कोई भी चीज आपकी गुड्स या सर्विसेज बोल के क्लासीफाई हो रही है, वो आप आपके बिजनेस के लिए कर रहे हो, आपको इन रिटर्न कंसीडरेशन मिल रहा है, अपन उसको सप्लाई मान लेंगे। और अगर एक बार सप्लाई माना तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये किधर बोला गया हुआ है, 7(1)(a) के अंदर बोला है। फिर अगला सेक्शन है 7(1)(a). अभी ना बेसिकली ये एक अलग सब सेक्शन नहीं है, ये खाली एक कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी था, उसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉइंट को लाया हुआ। अभी इसके अंदर क्या बोला जाता है, देखो अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो अपने मेंबर्स को कोई भी गुड्स और सर्विसेज और बोथ दे रहा है अपने बिजनेस के लिए, अपने किसके लिए, बिजनेस के लिए, और इन रिटर्न मेंबर एसोसिएशन को क्या दे रहा है, कंसीडरेशन दे रहा है। तो गवर्नमेंट का क्या बोलना है, ये एसोसिएशन और ये मेंबर ये टू सेपरेट पर्सन है। ये कौन है, आपके
टू सेपरेट पर्सन है, एसोसिएशन अलग पर्सन है, मेंबर अलग पर्सन है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, दो सेपरेट पर्सन के बीच में कंसिडरेशन भी दिया जा रहा है, इसके लिए अपन इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। सेम वे में अगर मेंबर ने कोई भी गुड्स और सर्विसेज अपने एसोसिएशन को दी, इन रिटर्न एसोसिएशन ने इसको कोई भी कंसीडरेशन दिया, अपन उसको भी क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। सर एक एग्जांपल के साथ समझ लो, गोकुलधाम सोसाइटी है जिसका जेठालाल मेंबर है, जेठालाल ने अपने दुकान से एसी सप्लाई किया गोकुलधाम सोसाइटी को, गोकुलधाम सोसाइटी ने कंसीडरेशन पे किया, तो गवर्नमेंट के हिसाब से गोकुलधाम सोसाइटी अलग पर्सन है, जेठालाल अलग पर्सन है, जेठालाल ने अपना बिजनेस का गुड्स सप्लाई किया, सोसाइटी ने इन रिटर्न कंसीडरेशन पे किया, तो ये ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई बोल के क्लासीफाई हो जाएगा। समझा क्या? तो ये हो गया आपका 71AA। फिर अभी 71B किसकी बात करता है, बहुत सिंपल बात है, देखो 71B बोलता है कि मालिक आप लोग कर रहे हो इंपोर्ट, क्या कर रहे हो, इंपोर्ट, और आप लोग इंपोर्टेशन किसका कर रहे हो, सर्विसेज का। सर इंपोर्ट करना मतलब क्या, इंपोर्ट करना मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आना, तो आप इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज लेके आ रहे हो और आप उसको क्या पे कर रहे हो रिटर्न में, कंसीडरेशन, यानी कि आप उसको इन रिटर्न कुछ तो दे रहे हो। तो हमें आपका पर्पस जानना ही नहीं है। अच्छा सर पर्पस नहीं जानना मतलब, देखो पर्पस दो ही ले सकते हैं, या तो आपका बिजनेस पर्पस रहेगा या तो आपका कौन सा पर्पस रहेगा, पर्सनल। हमें जानना ही नहीं है वो बिजनेस पर्पस है या पर्सनल पर्पस है, हमें लेना देना ही नहीं है। हम ये ट्रांजैक्शन को क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। मतलब अगर आप लोगों ने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, फिर आपका इंटेंशन या आपका पर्पस बिजनेस रहे या पर्सनल रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। ये किधर लिखा हुआ है आपका 71B के अंदर। क्लियर है सबको? ओके सर। अभी बात करेंगे 71C की। 71C किसकी बात करता है, शेड्यूल 1 की बात करता है। शेड्यूल 1 यानी कि अभी अपन 4 पैराग्राफ्स उसके अंदर पढ़ेंगे, वहां पे बोला गया हुआ है कि अगर आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हो ये 4 वाले, तो आप कंसिडरेशन दो या मत दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। यानी कि ये ना अलग लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं तो ये आपका डीम्ड सप्लाई है, क्योंकि यहां पे आपका कंसिडरेशन कैसा है, मिसिंग है, तो भी हम उसको क्या मान लेंगे, आपका सप्लाई मान लेंगे। पढ़ेंगे अभी अपन 2 मिनट में। फिर आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बोलता है, देखो आप लोगों के अंदर कई बार कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन ये बात को लेके होता था कि एक ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। यानी कि मैं बताऊंगा एक ट्रांजैक्शन तू सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा या तू सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेगा। क्लियर है? फिर शेड्यूल 3 आता है अगला, किधर गया, हाँ ये रहा अगला शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 तो और सिंपल, वो क्या बोलता है, देखो हो सकता तू गुड्स बोल के क्लासिफाई हो जाए, हो सकता तू सर्विस बोल के भी क्लासिफाई हो जाए, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं तुझे जीएसटी में नहीं आने दूंगा। यानी कि मैं ऐसे ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफाई करूंगा जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, मतलब ही अपन इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव लिस्ट। क्या बोलेंगे अपन उसको, नेगेटिव लिस्ट। ये किधर लिखा है, सेक्शन 7(2) में। फिर 7(2)B में बोला हुआ है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी अथॉरिटी है जिसके अंदर वो सर्टेन ट्रांजैक्शंस को ये कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। फिर 7(3) के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है एक ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, चल यहां तक क्लियर है क्या सबको, बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या? देखो सर 7(2)A उसके अंदर शेड्यूल 3 है जिसमें क्लियरली अपने को लिस्ट दी गई है कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स भी मत मानो, सप्लाई ऑफ सर्विस भी मत मानो। 7(2)B में गवर्नमेंट को मतलब पावर दिया गया है, वो ऐसे सर्विसेज को बता सकते जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके अंदर भी कौन से एक्टिविटीज है अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। क्या हो गया इधर, चल उसके बाद में आ जाते हैं भैया अपन अगले पॉइंट में। सर सप्लाई के अंदर हर एक फॉर्म ऑफ सप्लाई आता है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या हो गया, सेल। सेल मतलब आप एक दुकान में गए, अपने गुड्स और सर्विसेज लिया, इन रिटर्न आपने कंसिडरेशन पे कर दिया। दूसरा आता है ट्रांसफर, आपकी फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, आपने उसको वेयर हाउस में भेज दिया, यानी कि वेयर हाउस में क्या कर दिया, ट्रांसफर।
बार्टर यानी कि आपको गुड्स और सर्विसेज मिले, आपने इन रिटर्न गुड्स और सर्विसेज को दिया। एक्सचेंज यानी कि आप नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए गए, आपने सामने वाले बंदे को पुराना मोबाइल फोन दे दिया। फिर लाइसेंस मतलब क्या, राइट टू यूज परमिशन हो गया। रेंटल यानी कि क्या, कोई भी चीज को आपने रेंट पे लिया। सेम लीज मतलब कोई भी चीज को आपने लीज पे लिया यानी कि टेम्पररी पीरियड के लिए लिया। और डिस्पोज करना मतलब आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, जिसको आपका फ्यूचर में यूज नहीं होने वाला है। तो ये कोई भी एक्टिविटी करो, इसको अपन सप्लाई मानेंगे। अच्छा मजेदार बात सुनो ना, यहाँ पे बोला गया हुआ इंक्लूड्स, मतलब सप्लाई के अंदर और भी कुछ आ सकता है। हम तो बता रहे कि ये तो आने ही वाला है, इसके अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो हम उसको सप्लाई मान सकेंगे, है ना। विच आर मेड और एग्रीड टू बी मेड। अच्छा सर मेड मतलब क्या, ट्रांजैक्शन आज के आज खत्म होना। एग्रीड टू बी मेड मतलब क्या, अपन प्रॉमिस कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को फ्यूचर में करने के लिए। जैसे कि अगर मैं शोरूम में गया, मैंने 5 लाख रुपए एडवांस दिए और बोला मैं गाड़ी 2 महीने बाद आके लेके जाऊंगा, ये ट्रांजैक्शन इज नॉट मेड, इट इज एग्रीड टू बी मेड इन फ्यूचर। तो ये क्या होना चाहिए, या तो मेड या तो एग्रीड टू बी मेड, है ना। मेड मतलब गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड, एग्रीड टू बी मेड मतलब एडवांस मिला है फॉर सप्लाई ऑफ जीएसबी, है ना। ये काय के लिए होना चाहिए, ये करना चाहिए बाय अ पर्सन फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देख लो यहां तक क्लियर है, क्लियर है क्या, बोलो जल्दी से। मतलब मालिक मेरे को एक बात वापस से रिवाइज करवानी है। देखो सप्लाई होने के लिए 3 बातें होनी चाहिए, या तो आपका गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, उसके लिए कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और वो आपके बिजनेस के लिए होना चाहिए। मतलब सर जो भी गुड्स और सर्विसेज नहीं है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। इसका एक प्राइम एग्जांपल जो इंस्टीट्यूट एग्जाम के अंदर आप लोगों को टेस्ट करता है कि एक होल्डिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, उसने सब्सिडियरी कंपनी के अंदर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। किस में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स में। क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई बोल के क्लासिफाई होगा क्या, तो कहने से शेयर्स आपका एक टाइप का क्या है, सिक्योरिटीज के अंदर क्लासिफाई होता है। और ये सिक्योरिटीज आपके गुड्स में भी नहीं आता है और ये आपके सर्विसेज में भी नहीं आता है। तो एनी एक्टिविटी इन विच होल्डिंग कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इसको अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। समझा क्या, डन है, यस सर। सर फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता है, अगला पॉइंट बात करता है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 को अपन दूसरे नाम से जानेंगे, जिसको क्या बोला गया हुआ है, डीम्ड सप्लाई। यानी कि इसके अंदर अपन ऐसे 4 पैरास पढ़ेंगे जहां पे आपका कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी वो ट्रांजैक्शन को क्या माना गया हुआ है, सप्लाई माना गया हुआ है। जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है आपका, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। अभी बिजनेस एसेट का डेफिनेशन जीएसटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। बिजनेस एसेट मतलब आप जनरल टर्म में से समझ लो वो एसेट जो आप आपके बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। अगर आप उसको परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज। अच्छा परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज करना मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है या आपकी कोई इच्छा नहीं है या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो एसेट आपके पास वापस आना चाहिए। अगर आप उसको परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहे हो तो अगर आपको कंसीडरेशन नहीं मिला तो भी हम उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। बट एक कंडीशन है कि ये जो बिजनेस एसेट है ना उसके ऊपर आपने क्या क्लेम करना चाहिए, आईटीसी को क्लेम करना चाहिए। मतलब बात को समझ के लो, अगर मेरा बिजनेस एसेट है तो मेरा बिजनेस एसेट 2 टाइप का रह सकता है। एक तो उसके ऊपर आईटीसी मैंने अवेल किया, आईटीसी क्या किया, अवेल किया। दूसरा रहता है मैंने आईटीसी अनअवेल किया, या तो उसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक था, या तो आईटीसी क्या था, ब्लॉक। अगर मैंने आईटीसी को अवेल किया है तो फिर इन रिटर्न मुझे कंसीडरेशन मिले या कंसीडरेशन ना मिले, मैं उसको क्या बोल के क्लासिफाई कर दूंगा, सप्लाई बोल के क्लासिफाई कर दूंगा। चलो हेडिंग क्या थी अपनी, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। अगर आईटीसी अवेल किया है तो कंसीडरेशन मिले या कंसीडरेशन ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मैं वो डिस्पोजल को सप्लाई मान लूंगा। बट अगर मैंने आईटीसी अवेल ही नहीं किया या मेरा आईटीसी ब्लॉक है तो मालिक इसके अंदर 2 बातें, क्या मुझे कंसीडरेशन मिल रहा है या कंसीडरेशन नहीं मिल रहा। अगर कंसीडरेशन मिल रहा तो मैं इसको सप्लाई मान लूंगा क्योंकि ये 7(1) के सारे कंडीशंस को पूरा कर रहा, बिजनेस भी है कंसीडरेशन भी है तो सप्लाई मान लूंगा। बट अगर मुझे कंसीडरेशन नहीं मिल रहा और मैंने आईटीसी भी अवेल नहीं किया है तो ऐसे केस में मैं इसको सप्लाई नहीं मानूंगा।
इसको सप्लाई नहीं मानूंगा। ठीक है, अगर ये चार्ट आप लोग नोट करना चाहते हो तो मैं 1 सेकेंड के लिए पूरी स्क्रीन कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन है भैया यहां तक? चलो, उसके बाद में सर सेकेंड पॉइंट बात करता है, कोई भी सप्लाई अगर रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है। किसके बीच में? रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। सर रिलेटेड पर्सन का मतलब बता दो पहले। रिलेटेड पर्सन मतलब देखो, आप लोग ऑफिसर हो या डायरेक्टर्स हो एक दूसरे के बिजनेस के अंदर, या तो आप लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हो, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म के कॉमन पार्टनर्स आ गए, या तो आपके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, या तो थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है या होल्ड कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटलीस्ट 25% ऑफ वोटिंग स्टॉक और वोटिंग शेयर्स इन बोथ ऑफ देम। यानी कि मान लो यहां पे एक पर्सन है एक्स क्या कर रहा है, ए और बी के अंदर, दोनों के अंदर लेट से 40% 30% शेयर होल्ड कर रहा है। तो ये दोनों कौन बन जाएंगे? ए और बी आपके रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर। ए ने कंट्रोल किया बी को, बी ने कंट्रोल किया सी को। ए और बी रिलेटेड है, बी और सी रिलेटेड है, ए और सी भी रिलेटेड है। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम। एक्स कंट्रोल कर रहा है ए को, एक्स कंट्रोल कर रहा है बी को। एक्स और ए रिलेटेड है, एक्स और बी रिलेटेड है, ए और बी भी रिलेटेड है। या तो सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल्स अ थर्ड पर्सन। ए जो है वो एक्स को कंट्रोल कर रहा है, बी जो है वो एक्स को कंट्रोल कर रहा है। ए और एक्स रिलेटेड है, बी और एक्स रिलेटेड है, ए और बी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड बन जाएंगे। या तो वो पर्सन है आपके सेम फैमिली के। सर फैमिली का मतलब क्या? तो ध्यान से देखो, आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रन हमेशा आपकी फैमिली माने जाएंगे। सर स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, और आपके बच्चे फिर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या ना डिपेंडेंट है फर्क नहीं पड़ता, स्पाउस और चिल्ड्रन आपके हमेशा फैमिली माने जाएंगे। बट अगर आपके पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके ब्रदर है, आपके सिस्टर है, तो चेक करो क्या वो आपके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट है। अगर हां तो वो आपकी फैमिली माने जाएंगे, अगर नहीं तो वो आपकी फैमिली नहीं माने जाएंगे। वापिस से फैमिली का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फैमिली में सबसे पहले आपके स्पाउस और चिल्ड्रन ये हमेशा आपकी फैमिली माने जाएंगे। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, चेक करो क्या वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, होली और मेनली। अगर हां तो वो आपकी फैमिली है, नहीं तो वो आपकी फैमिली नहीं है। ठीक है, और फैमिली क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि फैमिली किसके अंदर कवर्ड है? आपका रिलेटेड पर्सन के अंदर कवर्ड है। उसके बाद में अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन का सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनर है, वो भी आपका रिलेटेड पार्टी में क्लासिफाई हो जाएगा। क्लियर है भैया? रिलेटेड पर्सन। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन? तो अगर आप खुद जीएसटी में एक जगह पे रजिस्टर्ड हो और अगर आपका दूसरा जीएसटी का नंबर है तो आप एक दूसरे के बन जाओगे डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर आपका एक बिजनेस है और दूसरे स्टेट में आपका दूसरा बिजनेस है, फिर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड रहे या ना रहे, वो आपका क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो अगर कोई भी सप्लाई रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में कर रहे हैं और उधर कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा तो भी अपन उसको क्या मान लेंगे? सप्लाई मानेंगे। ठीक है, ठीक है क्या? देखो सर, अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में गिफ्ट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? गिफ्ट। अच्छा सर मैं गिफ्ट को और डिटेल में बताता हूं। अगर गिफ्ट नॉन रिलेटेड पर्सन के बीच में दिया जा रहा है ना, नॉन रिलेटेड, तो क्योंकि कंसिडरेशन मिसिंग है इसके लिए अपन उसको सप्लाई मानेंगे ही नहीं, है ना। बट अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। अगर अप टू 50,000 दे रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, अबव 50,000 दे रहा है तो पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी आएगा। मतलब मान लो जेठालाल ने नट्टू काका को एक मोबाइल गिफ्ट किया 40,000 रुपीज का, तो कहने से ये लेस देन 50,000 है, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अच्छा जेठालाल ने क्या किया, अभी बागा को एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया, कितने रुपीस का गिफ्ट किया? 60,000 रुपीस का गिफ्ट किया। अभी ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो इसको सप्लाई मानने का, इसके ऊपर जीएसटी आएगा। और जीएसटी कितने रुपीस के ऊपर आएगा? 60,000 पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहां तक समझा? अभी बात को ध्यान से समझना। सेम फाइनेंशियल ईयर में जेठालाल ने नट्टू काका को एसी गिफ्ट किया 40,000 रुपीस का। अभी पूरे साल में नट्टू काका को गिफ्ट कितने रुपीस का हो गया? 40 प्लस 40 80,000 रुपीस का भी गिफ्ट हो गया।
जो आपका 50,000 से ज्यादा है, तो अभी ये 80,000 पूरे अमाउंट के ऊपर जेठालाल को जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉय को गिफ्ट पूरे साल में 50,000 तक दिया तो हम आपसे जीएसटी नहीं ले रहे, बट क्यूमुलेटिव अमाउंट पूरे साल का अगर वो 50,000 से ज्यादा जा रहा है तो हम आपसे पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी लेंगे। क्लियर है? और सर अगर सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, सप्लाई नहीं, गिफ्ट कोई भी रिलेटेड पर्सन एक दूसरे को दे रहा है अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो यहां पे कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, यानी कि यहां पे एंटायर अमाउंट क्या बन जाएगी आपकी, टैक्सेबल बन जाएगी। समझा क्या? क्लियर है? फिर ये डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। अभी एक अगला पॉइंट देखेंगे अपन, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर। अगर आप स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हो या अगर आप उसको ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको यह देखना है कि आप उसको डिफरेंट स्टेट में कर रहे हो या सेम स्टेट में कर रहे हो। देखो अगर आप डिफरेंट स्टेट में आपका स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो तो ऑफकोर्स जीएसटी में क्लियरली बोला गया है कि आपको एवरी स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां से आप लोग टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। और अगर आप स्टॉक का ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे स्टेट में, मतलब ये ऐसे अज्यूम किया है कि वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी सेपरेट लिया रहेगा आपने, और क्योंकि सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है आप लोगों ने, इसके लिए अपन उसको क्या बोल के कंसीडर करेंगे, सप्लाई बोल के कंसीडर कर लेंगे। बट अगर यही ट्रांसफर आपका सेम स्टेट में है, मतलब समझो आपकी जो फैक्ट्री थी लेट्स से वो फैक्ट्री थी आपकी पुणे में, और जो आपका शोरूम है वो शोरूम आपका किधर है, लेट्स से शोरूम है आपका मुंबई में, शोरूम किधर है, मुंबई में। अभी यहां पे पुणे और मुंबई दोनों तो वैसे देखा जाए तो सेम स्टेट के अंदर फॉल करते, किसके अंदर फॉल करते, सेम स्टेट। तो अभी आपको यह देखना है क्या इसका सेम रजिस्ट्रेशन है या अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। अगर इसका सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो सप्लाई नहीं मानेंगे, और अगर इसका मल्टीपल है यानी कि पुणे का रजिस्ट्रेशन अलग है मुंबई का रजिस्ट्रेशन अलग है तो यह ट्रांसफर को आपका क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? डन है यहां तक? चल फिर अगला पॉइंट बात करेंगे। सर अगर आप लोग इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो, किसको इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो आप लोग, मोड ऑफ कन्वेंस, यानी कि आपकी कन्वेंस आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो रही है। एक ही सेकेंड ना, इसको अपन एक मिनट के लिए ये कर देते, ये आपको नहीं पढ़ना है। आप क्या कन्वेंस जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो अगर इसका पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस है, फिर ट्रांसपोर्टेशन या तो पैसेंजर का होगा या तो किसका होगा, ट्रांसपोर्टेशन आपका गुड्स का होगा। तो अगर आप कन्वेंस को इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहे हो अपनी ब्रांच के लिए तो ये सप्लाई नहीं है, इसके ऊपर कोई भी आईजीएसटी नहीं आएगा। बट अगर ये ट्रांसफर आप फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हो तो उसको सप्लाई मानेंगे, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका कन्वेंस रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए जा रहा है ना, किधर जा रहा है, दूसरे पर्सन के पास जा रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा जब वो वहां पे जाके रिपेयर एंड मेंटेनेंस करे। फिर अगर ये रिपेयरिंग के लिए आप कोई भी रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स, गुड्स को लेके जा रहे हो, है ना, तो ये आप आगे फर्दर सप्लाई के लिए नहीं लेके जा रहे तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बट अगर उसको सामने आप लोग लेके जा रहे हो फर्दर सप्लाई के लिए तो जीएसटी आएगा, या जब इसको आप लोग यूज करोगे अगले स्टेट्स में तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। सर एक एग्जांपल से समझाओ, देखो ध्यान से। यहां पे आपकी एक गाड़ी है, आपकी गाड़ी किधर से निकली, पुणे से निकली, गाड़ी किधर जा रही है, आसाम, ठीक है। ये आप ही का खुद का दोनों रजिस्ट्रेशन है। इसके अंदर इसने क्या किया है, सर्टन रिपेयर के इक्विपमेंट्स लेके गए हुए। इक्विपमेंट्स में क्या क्या, आपका रिग्स, टूल, डाइस वगैरह वगैरह। तो ये कन्वेंस जब आप आपके दूसरे पार्टी को लेके मतलब ट्रांसफर कर रहे हो, क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि वापस जाके वो रिपेयरिंग वगैरह करने वाला है, तो ये कन्वेंस का अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, ये कन्वेंस को सप्लाई नहीं मानेंगे। ये रिपेयर एंड इक्विपमेंट का भी मटेरियल जो जा रहा है उसको भी अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। बट फिर ये आसाम में गया और आसाम में जाके इसने सर्टन रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विसेज दिया जिसके लिए यहाँ पे ये इक्विपमेंट का यूज हुआ। तो ये जब इक्विपमेंट यूज हो जाएगी वहां पे जाके एक्चुअल में, तब अपन उसको क्या मानेंगे, सप्लाई कंसीडर करेंगे। देख लो ये डायग्राम सब लोग एक बार। तो भैया कंक्लूजन क्या है कि अगर आप लोग कोई भी इंटरस्टेट का मूवमेंट कर रहे हो, कन्वेंस है, सप्लाई नहीं मानेंगे, रिपेयरिंग का मटेरियल है, सप्लाई नहीं मानेंगे, बट वहां पे जाके जब एक्चुअल में रिपेयर हुआ तब अपन उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, चलो
उसके बाद में अगला पॉइंट है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, एक तो सबसे पहली बात यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात चालू है, यानी कि यहाँ पे आपका सर्विसेज कवर्ड नहीं है, बात किसकी चालू है, खाली गुड्स की। अच्छा सर, गुड्स का ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हो रहा, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हो रहा। मतलब देखो इसके अंदर दो बातें, प्रिंसिपल ने गुड्स किसको दिए, एजेंट को, एजेंट ने आगे गुड्स किसको दिए, कस्टमर को। या तो यहां पे सप्लायर है, सप्लायर ने गुड्स किसको दिए, एजेंट को, एजेंट ने आगे गुड्स किसको दिए, प्रिंसिपल को। कहना है इससे पहले वाले केस में एजेंट का काम था सप्लाई करना, क्या करना, सप्लाई। दूसरे वाले केस में एजेंट का काम क्या है, परचेस करना, है ना। तो पहले वाले ट्रांजैक्शन में जब एजेंट आपके बिहाफ पे सप्लाई कर रहा, तो जब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स को ट्रांसफर किया रहेगा, उससे कोई भी कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया था। और सेकेंड केस में जब एजेंट ने आगे प्रिंसिपल को सप्लाई किया था, तब यहां पे कंसीडरेशन नहीं रहेगा। अरे हाँ या नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन को भी आपका क्या माना गया हुआ है, सप्लाई माना गया हुआ है। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ये जो एजेंट कस्टमर को बिल कर रहा, यहां पे इनवॉइस जो है ना, ये इनवॉइस होना चाहिए एजेंट के नाम पे। अगर एजेंट ने कस्टमर को सप्लाई किया, इनवॉइस एजेंट के नाम पे था, तो जो गुड्स प्रिंसिपल ने एजेंट को ट्रांसफर किए विदाउट कंसीडरेशन, उसको भी अपन सप्लाई मान लेंगे। एंड लाइकवाइज जब प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने परचेस किया, तो सप्लायर ने इनवॉइस को इशू करना चाहिए था एजेंट के नाम पे। अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया एजेंट के नाम पे और एजेंट ने आगे गुड्स को ट्रांसफर किया प्रिंसिपल को, तो यहां पे एजेंट और प्रिंसिपल के ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन मिसिंग है। कंसीडरेशन क्या है, मिसिंग है। बट क्योंकि इनवॉइस सप्लायर ने एजेंट के नाम पे इशू किया था, तो ट्रांजैक्शन बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल, even if the consideration is missing, still it will classify as supply। समझा क्या? तो वो पॉइंट यहां पे आप लोगों का लिखा हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद में अगला पॉइंट बात करता है डेल क्रेडर एजेंट। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या बोला है, तू ये गुड्स को कितने में सप्लाई कर, 50,000 में। कितने में सप्लाई कर, 50,000 में। तू सामने वाले को 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे। अगर सामने वाले ने 1 मंथ के अंदर पैसा नहीं दिया, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू मुझे पैसा रिटर्न देगा। इसको बोला जाता है आपका डेल क्रेडर एजेंट। यानी कि यहां पे एजेंट गारंटी लेता है प्रिंसिपल को पेमेंट देने की। अच्छा, यहां पे एजेंट ने आगे सप्लाई किसको किया, कस्टमर को। कस्टमर क्या बोला, मैं आपको पेमेंट दूंगा 2 मंथ्स बाद मैं पेमेंट दूंगा आपको 51,000 का। अच्छा, 51,000 में कहने से अभी 50,000 रुपीज आपका गुड्स का कॉस्ट है। किसका कॉस्ट है, गुड्स का। और 1,000 रुपीज का आप कुछ भी बोल दो, उसको इंटरेस्ट बोल दो, लेट फी बोल दो या पेनल्टी बोल दो, ऐसा ट्रांजैक्शन है ना। अभी यहाँ पे केस 1 में क्या हो रहा है ना, एजेंट जो इनवॉइस इशू कर रहा है, किसको इनवॉइस इशू कर रहा है, कस्टमर को। वो इनवॉइस से एजेंट के नाम का, इन द नेम ऑफ एजेंट, किसके नाम पे जा रहा है इनवॉइस, एजेंट के नाम पे जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या बोला गया हुआ है, ऐसे केस में बोला गया हुआ है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हम लोग मानेंगे 51,000 रुपीज का, मानेंगे कि एजेंट ने कस्टमर को गुड्स भेज दिया है 51,000 रुपीज का। यानी कि ये एनहांस कॉम्पेंसेशन को भी हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। ये सेक्शन 15(2)(e) में लिखा हुआ है, एनहांस कॉम्पेंसेशन वाला पॉइंट। बट अगर समझो यहाँ पे एजेंट ने कस्टमर को जो इनवॉइस दिया, वो इनवॉइस दिया इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितने रुपीस का इनवॉइस इशू करेगा, 50,000 का इशू करेगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स कितने रुपीस का माना जाएगा, 50,000 रुपीस का माना जाएगा। तो सर सप्लाई तो वैसे 51,000 का है, तो यहां पे ये जो 1,000 रुपीज है ना, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, जिसके लिए 1,000 रुपीज का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इंटरेस्ट माना जाएगा एक सेपरेट ट्रांजैक्शन बाय एजेंट टू कस्टमर, बाय एजेंट टू कस्टमर। और ये इंटरेस्ट जीएसटी में क्या किया गया हुआ है, एग्जेम्प्ट किया गया हुआ है। ये अपन एग्जेम्पशन चैप्टर में देखेंगे।
क्लियर है? काफी सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है, इसके लिए मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ा देता हूं, फिर अपन उसको देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी डीसीए दे रहा है, तो क्या डीसीए एजेंट है? अगर वो एजेंट है तो शॉर्ट टर्म जो सप्लाई दे रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं मानेंगे, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा प्रिंसिपल गुड्स के रेट से। अगर नहीं है एजेंट तो शॉर्ट टर्म लोन जो दिया गया है उसको सेपरेट ट्रांजैक्शन मानेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड वो जीएसटी से क्या माना गया हुआ है? एग्जेम्प्ट माना गया है। समझा क्या? चलो डन है यहां तक। यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट ये हो गया, मैंने 15(2)E लिख दिया गलती से, ये 15(2)D होना चाहिए, 15(2)D। ठीक है, डन सर। समझा यहां तक आप सबको? ओके मालिक। चलो फिर अगला पैरा 4 बात करता है इंपोर्टेशन सर्विसेज का। किसका? इंपोर्टेशन सर्विसेज का। अच्छा उसके पहले अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना है या लिख के लेना है, तो ये रही स्क्रीन, 1 सेकेंड वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो। डन है? यस। अभी देखो अगला पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं सर? आप लोग अगर सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए ना मैंने एक मास्टर चार्ट बनाया हुआ है, अब वो मास्टर चार्ट को पढ़ो। और अगर मैं ना आप लोगों के लिए काम करता हूं और सिंप्लीफाई करता, चलो इसको अपन साथ में बना देंगे। अगर आप लोग सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या कंसीडरेशन है या कंसीडरेशन नहीं है। अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो और अगर आप लोग इन रिटर्न कंसीडरेशन पे कर रहे हो तो मुझे पर्पस जानना ही नहीं है, मैं उसको क्या बोलूंगा? सप्लाई मान लूंगा 7(1)B के हिसाब से, मैं उसको सप्लाई मान लूंगा, बात ही खत्म। पर्पस मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। बट अगर ये आपका कंसीडरेशन नहीं है तो आप चेक करो आप ये इंपोर्ट किससे कर रहे हो। इंपोर्ट किससे कर रहे हो? या तो आपका रिलेटेड पर्सन है, आपका रिलेटेड पर्सन है, या आपका ओन एस्टेब्लिशमेंट है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है। मतलब आप सर्विसेज इंपोर्ट अपने रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो, या खुद का ही जो ओन एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के बाहर उससे कर रहे हो, या अदर पर्सन से कर रहे हो। किससे कर रहे हो? अदर पर्सन। मालिक अदर पर्सन से करोगे ना, हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब आपका इंपोर्ट किससे होना चाहिए? आप ही के रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए। इसके बाद में हम इसका ना पर्पस भी चेक करेंगे कि आप ये सर्विसेज को क्यों इंपोर्ट कर रहे हो। अगर आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हो या पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हो। वापिस से देखो, कंसीडरेशन नहीं है तो इंपोर्ट करने के लिए आप ये देखोगे किसके पास से इंपोर्ट कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन या अदर पर्सन। अदर पर्सन तो सप्लाई नहीं है, रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो तो पर्पस देखो। अगर बिजनेस पर्पस है तो इसको अपन क्या मानेंगे? सप्लाई। ये बात आपके शेड्यूल 1 के पैरा 4 में लिखी हुई है। बट अगर आप आपके पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हो तो अपन इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। देखो एक मास्टर चार्ट है, वापिस से मैं रिवाइज करवा देता हूं, सब लोग स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। अगर आप लोग सर्विसेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखो कंसीडरेशन पे कर रहे हो क्या। कंसीडरेशन पे करोगे तो हमेशा सप्लाई माना जाएगा 7(1)B के हिसाब से। यहाँ पे मेरे लिए पर्पस का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, कंसीडरेशन पे नहीं कर रहे हो, तो चेक करो किसके पास से इंपोर्ट कर रहे हो। आपका रिलेटेड पर्सन है, आपकी खुद की एस्टेब्लिशमेंट है, या अदर पर्सन है। अगर ये खुद का आपका एस्टेब्लिशमेंट है तो पर्पस देखो, बिजनेस पर्पस है तो सप्लाई मानेंगे शेड्यूल 1 पैरा 4 के हिसाब से। बट अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो तो सप्लाई नहीं मानेंगे। और अगर सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, कंसीडरेशन नहीं दे रहे हो, अदर पर्सन से कर रहे हो, तो भैया पर्पस भी नहीं जानना है, हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर है यहां तक सबको? बोलो डन। यहां पे आपका क्या कंप्लीट हो जाता है? शेड्यूल 1 कंप्लीट हो गया। बोलो डन है सबका यहां तक? यस मालिक डन है। चलो बढ़ेंगे अभी अगले शेड्यूल की तरफ, जो कि है आप लोगों का शेड्यूल 2। बेसिकली यहां पे शेड्यूल 2 जो है ना, ये सिर्फ क्या बोलता है कि मैं ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करूंगा कि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। ठीक है, तो शेड्यूल 2 का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या करके देना? बाइफरकेशन। क्या करना? बाइफरकेशन। उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर। देखो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो सामने वाले को टाइटल, तो आप टाइटल उसको इमीडिएटली ट्रांसफर करो, या आप उसको टाइटल ट्रांसफर करो फ्यूचर डेट पे,
दोनों केस में उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर आप टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, सिर्फ राइट इन गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो, अपन उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर एग्जांपल, मैं शोरूम में गया, 20 लाख रुपीस पे की है, कार लेके आ गया, कार का टाइटल मुझे मिल गया, ये बन जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने एक दिन के लिए झूम कार से गाड़ी को रेंट पे लिया, तो मुझे एक दिन गाड़ी को यूज करने का परमिशन मिल रहा, क्या पे मिल रहा है, राइट टू यूज, नॉट द टाइटल इन गुड्स, तो ये माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है। अगर फ्यूचर डेट में मेरे नाम पे टाइटल ट्रांसफर होने वाला है, तो आज वो ट्रांजैक्शन को अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, जिसके अंदर आपका हायर परचेस वाला एग्जांपल आ गया, या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है। फिर दूसरा, अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग किसी को भी रेंट पे दिया, तो उसको अपन क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्योंकि सर अगर मैं किसी को रेंट पे दे रहा हूं, लीज पे दे रहा हूं, मतलब मैं उसको ओनरशिप नहीं दे रहा हूं, मैं उसको सिर्फ राइट टू यूज दे रहा हूं। ठीक है। फिर सर अगर आप लोग कोई भी ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहे हो सामने वाले पर्सन के गुड्स के ऊपर, अच्छा सर यहाँ पे गुड्स मतलब क्या बन गया आपका, मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मतलब क्या है आपका, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो अपन इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरा कपड़ा सामने वाले बंदे को दिया, मैं बोला इससे तू मुझे शर्ट बना के दे, तो सामने वाला बंदे ने क्या किया, उसका सर्विसेज दिया कटिंग एंड स्टिचिंग का, साथ ही साथ में उसने मटेरियल भी थोड़ा बहुत यूज किया रहेगा, थ्रेड हो गए, बटन्स हो गए, तो ये ट्रीटमेंट भी अगर आप सामने वाले पर्सन के गुड्स के ऊपर कर रहे हो, उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है। फिर भैया अगला पॉइंट आता है, आप आपके बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो जब आप आपके बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, आप आपका इंटेंशन देखो, अगर आप उसको परमानेंट ट्रांसफर करने के इंटेंशन से दे रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहे हो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानो। बट अगर आपने आपके बिजनेस एसेट को कोई भी प्राइवेट यूज के लिए लिया, या आपने आपके बिजनेस एसेट को कोई भी पर्सन को यूज करने के लिए दिया, यूज करने के लिए, है ना, बट आप उसको परमानेंट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, सिर्फ यूज करने के लिए दे रहे हो, तो ये बन जाएगा आपका सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगला बात क्या बोलता है कि आपका एक बिजनेस एसेट है, चलो मैं थोड़ा सा ना ये पॉइंट को डिटेल में समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना सब लोग। आपने क्या किया था, आपने 100 मोबाइल फोन को बाय किया था, जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया था, लेट से आईटीसी क्लेम किया था आप लोगों ने 1 लाख रुपीस का। इसके अंदर से आपने 60 मोबाइल फोन को सेल कर दिया, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ा था, लेट से 90,000। कितना पे करना पड़ा था, 90,000। आज के टाइम पे आपके पास 40 मोबाइल फोन का क्या है, स्टॉक, और उसका आईटीसी आपके पास कितना पेंडिंग है अभी, 10,000। सर 10,000 कैसे, आपने क्रेडिट लिया था 1 लाख का, आपने 90,000 की लाइबिलिटी को पे कर दिया, तो बैलेंस आपके पास कितना बच रहा है, क्रेडिट 10,000 रुपीज का क्रेडिट बच रहा। अभी आप बाय एनी रीजन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन हो रहे हो, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, यानी कि आप आपका बिजनेस बंद कर रहे हैं, अभी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं हो, आप सीज हो रहे हो टैक्सेबल पर्सन होने से। तो गवर्नमेंट का बोलना है कि देख भाई, मैंने तुझे 100 मोबाइल फोन के ऊपर आईटीसी क्लेम करने दिया था, क्योंकि तू ये मोबाइल फोन अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा, या तो यूज करेगा मतलब या तो अपने बिजनेस में यूज करेगा, या तो आगे बेचेगा। बट तूने बेचे कितने मोबाइल फोन है, 60 मोबाइल फोन, तो तेरे 40 मोबाइल फोन स्टॉक में है, तू उसको आज सेल नहीं कर रहा, मुझे मालूम है, बट क्योंकि तूने इसको आईटीसी क्लेम किया था, तो मैं मान लूंगा तूने 40 मोबाइल फोन का क्या किया है, सेल किया है, जिसको अपन जीएसटी में क्या बोलेंगे, सप्लाई किया है। तो तुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, तो तूने 40 मोबाइल फोन का आईटीसी कितना क्लेम किया था, अगर 100 मोबाइल फोन के लिए 1 लाख का आईटीसी है, तो 40 मोबाइल फोन के लिए ये आईटीसी कितने रुपीस का हो गया, 40,000। तुझे 40,000 रुपीज जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर तेरे पास जो 10,000 रुपीज का आईटीसी है, तो उसको यूज कर ले, और 30,000 रुपीज किस में पे कर दे, कैश में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो यहां पे बोल रहे अगर पर्सन टैक्सेबल पर्सन होने के लिए सीज हो रहा है, तो जो भी उसके पास स्टॉक में आइटम है, देखो स्टॉक में वो उसको बेच नहीं रहा, स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो भी उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। और किसका सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बट भैया अगर पर्सन सीरियस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन हो रहा है, बट इसका बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है, इसका बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है, या तो उसका लीगल हेयर बोल दो, या तो उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बंदा बोल दो, वो बिजनेस को कंटिन्यू करने वाला है,
तो कहने से जो बंदा इसका बिजनेस कंटिन्यू करने वाला है आज के टाइम पे, वो यहाँ पे फ्यूचर में कभी ना कभी 40 मोबाइल फोन को सेल करेगा, उसके ऊपर जीएसटी को कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। और क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को दिक्कत ही ये बात का था कि 40 का आईटीसी आपने क्लेम कर दिया, अगर आप बिजनेस को बंद कर रहे हो तो आप यहाँ पे 40 मोबाइल फोन पे टैक्स कलेक्ट ही नहीं करने वाले हो। तो टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। बट जब ये बिजनेस आपका कंटिन्यू होने वाला है, बिजनेस क्या होने वाला है? कंटिन्यू होने वाला है, तो कहने से ये सामने वाला बंदा इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो when a person is ceasing to be a taxable person but business is continued by legal heir और representative, तो ये जितना भी स्टॉक है इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। समझा? एकदम डिटेल मैंने आप लोगों को यहां पे समझा दिया, ये पॉइंट्स को है ना, एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, तो उसके लिए एक मेगा चार्ट भी है, चाहिए तो एक बार वो चार्ट को देख लो आप लोग, देख लो ये चार्ट, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अभी अपन पढ़ेंगे पैरा 5। पैरा 5 में जितनी भी एक्टिविटीज है ना भैया, सारी की सारी एक्टिविटीज क्या बोल के क्लासीफाई होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसके अंदर सबसे पहले आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट सर ये पॉइंट तो पैरा 2 में भी लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दिया तो देखो पैरा 2 में स्पेसिफिकली लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बट पैरा 5 के अंदर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप लोग रेंट पे दे रहे हो, कोई भी, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा भी कोई भी प्रॉपर्टी का नेचर इमूवेबल हो सकता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, वो जो आपने उसको लैंड के अंदर फिक्स कर दिया तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे दे रहे हो तो क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। फिर अगला एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन? शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी। सब लोग बोलो मेरे साथ, क्या पढ़ रहे हैं? शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी। यहां पे क्या बोला गया भाई कि मालिक देखो आपका एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहां पे एक तारीख आती है आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आप उसको बोल दो, या तो अगर आपके पास मिल रहा है फर्स्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, क्या मिल रहा है? फर्स्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो भी दोनों में का अर्लियर आ रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहां पे अगर आपको एनी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको? एनी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन। अच्छा, एनी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन किसके पहले मिल रहा है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के पहले मिल रहा है, तो जो भी एंटायर कंसीडरेशन है अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। और अगर एंटायर कंसीडरेशन आपको मिल रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? एंटायर कंसीडरेशन आपको कब मिल रहा है? आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मिल रहा है, तो इसको अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। सर एक एग्जांपल से समझाओ, तो ध्यान से देखो। मैंने प्रोजेक्ट निकाला 100 फ्लैट्स को सेल करने का। कितने फ्लैट्स को? 100 फ्लैट्स को। एक फ्लैट था 1 करोड़ ईच, तो मेरा टोटल प्रोजेक्ट कितने का हो गया? 100 करोड़ का हो गया। मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले 60 फ्लैट्स का हो रहा है बुकिंग। 60 फ्लैट्स का क्या हो रहा है? बुकिंग, जिसके लिए मुझे 20 करोड़ रुपीस किसमें मिल रहे हैं? एडवांस में मिल रहा है। तो सबसे पहली बात कहने से मेरे 40 फ्लैट्स का जो मेरा सेल है वो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, तो ये 40 फ्लैट्स को अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, क्योंकि एंटायर कंसीडरेशन आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद मिल रहा है। अभी यहां पे ये जो भी पैसा आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले मिल रहा, वो कितने फ्लैट्स का मिल रहा? 60 फ्लैट्स का मिल रहा। तो 60 फ्लैट्स का जो एंटायर कंसीडरेशन है, आपको एडवांस कितना मिल रहा वो लेना देना नहीं है। आपको एडवांस मिला 20 करोड़, वेरी गुड, बट ये 60 फ्लैट्स का अगर मैं पूरा कंसीडरेशन देखूं तो वो कितना बन जाएगा? 60 करोड़। अपन 60 करोड़ को क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। समझा क्या? क्लियर है? ओके मालिक, क्लियर है? डन? ओके। उसके बाद में अगर आप आपकी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सामने वाले बंदे को टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, तो अपन उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर आप आपके हिसाब से डेवलप करके ले रहे हो, डिजाइन करके ले रहे हो, प्रोग्राम, कस्टमाइज, एडेप्शन, अपग्रेड कुछ भी करके ले रहे हो, तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, क्योंकि ये आपकी नीड्स के हिसाब से सामने वाला बंदा बना के दे रहा है।
फिर अगला पॉइंट बात करते हैं, अगर आप कोई भी एक्ट को टॉलरेट कर रहे हो या रिफ्रेन कर रहे हो, मतलब एक एक्ट आपको करना था बट आप लोग वो नहीं कर रहे हो, तो ये माना जाएगा आप सामने वाले को दे रहे हो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कुछ नहीं करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। सर एक एग्जाम के अंदर है ना कॉमन क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है कि देखो यहां पे आपकी बिल्डिंग थी, ठीक है, यहां पे एक बंदा आ रहा था जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा था। अभी ये बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद में क्या होगा ना, आपके यहाँ पे सन रेस नहीं आएंगे तो आपकी सोसाइटी बहुत अंधेरे अंधेरे हो जाएगी। तो ये लेट से ये बिल्डिंग ए है, ये बिल्डिंग बी है। ए वाले बिल्डर ने बी वाले बिल्डर को क्या बोला, प्लीज तू एक काम करना, तू 5 फ्लोर्स बनाने के जगह पे सिर्फ 3 फ्लोर बना, मतलब तू बिल्डिंग यही हाइट पे बना, तू 2 फ्लोर मत बना, 2 फ्लोर मत बना। तो ये 2 फ्लोर नहीं बनाएगा तो मैं तुझे लेट से 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो यहां पे ये जो सेकेंड बिल्डर है वो 2 फ्लोर नहीं बना रहा है, यानी कि वो रिफ्रेन कर रहा है एक्ट करने से, तो 2 फ्लोर नहीं बनाने को भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके लिए कंसीडरेशन उसको मिल रहा है 5 करोड़ का। तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या बोल के क्लासीफाई हो जाएगा, सप्लाई बोल के क्लासीफाई हो जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझा? फिर अगर आप लोग राइट ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स में कोई भी पर्पस के लिए सामने वाले बंदे को, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। डन है। फिर अगला शेड्यूल 2 में पैरा 6 आता है, बात करता है कॉम्पोजिट सप्लाई की। कॉम्पोजिट सप्लाई यानी कि यहां पे आपके मोर देन वन गुड्स और मोर देन वन सर्विसेज यूज हो रहे हो, ठीक है। तो शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज ए बात करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। देखो भैया, अगर सामने वाले बंदे का कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सामने वाले बंदे का क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप लोग कोई भी गुड्स को यूज कर रहे हो या सर्विसेज को यूज कर रहे हो, तो ऐसा माना जाएगा आपने सामने वाले को सप्लाई और सर्विस दिया। अभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लोग बिल्डिंग का काम करो, कंस्ट्रक्शन करो, फैब्रिकेशन करो, कंप्लीशन करो, इरेक्शन करो, इंस्टॉलेशन करो, फिटिंग करो, इंप्रूवमेंट करो, मॉडिफिकेशन करो, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन या कुछ भी करो। सर 2 एग्जांपल, मेरे पास एक लैंड था, मैंने एक बंदे को क्या बोला, एक बिल्डर को, बिल्डर मेरे बात सुनी जरा, ये ले 10 करोड़ रुपए, मटेरियल भी तुला, आर्किटेक्चर भी तुला, लेबर भी तुला, पेंटर भी तुला, मुझे बिल्डिंग बना के दे। तो यहां पे सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, मेरे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अपना काम करके दे रहा है, जिसके लिए वो गुड्स यूज कर रहा है, सर्विसेज यूज कर रहा है। यह ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के क्लासीफाई हो जाएगा। दूसरा, मेरी बिल्डिंग बन गई थी, पूरी बिल्डिंग रेडी है, ठीक है, मैं पेंटर को बोला, पेंटर इधर आ, 10 लाख रुपए ले, तू कोई भी अच्छा से एक लाइट ग्रे कलर का और नेवी ब्लू कलर का पेंट लेके आ और मेरे बिल्डिंग को पेंटिंग काम करके दे। अभी पेंटर क्या कर रहा है, मेरे बिल्डिंग के ऊपर पेंट भी वही लेके आ रहा है, पेंटिंग का सर्विस भी वो दे रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन जो पेंटर मुझे कर रहा है, यानी कि जो सर्विसेज या जो एक्टिविटीज पेंटर मुझे दे रहा है, इसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? तो कंपोजिट सप्लाई के अंदर आपका लेबर प्लस मटेरियल रहता। अगर आप कोई भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विसेज दे रहे हो तो उसको जीएसटी में कंस्ट्रक्शन सर्विस या रिपेयरिंग सर्विस बोल के क्लासिफाई करने का, पर अगर लेबर के साथ मटेरियल आ रहा है उसको कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे और वो आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, जिसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, और ये है इंपॉर्टेंट अगला शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी। बोलो सब लोग मेरे साथ, क्या है? शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी। वापिस से बोलो, शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी। अगर कोई भी बंदा रेस्टोरेंट या आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज देता है, मतलब सप्लाई ऑफ फूड कर रहा है अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ऐसा माना जाएगा उसने क्या किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस किया है। क्लियर है? तो इसी के साथ में आपका क्या कंप्लीट हो गया, शेड्यूल 2 कंप्लीट हो गया। समझा भैया सबको? याद तक बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या? चल अभी अगला पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे अपन टेनेंसी राइट के बारे में। तो टेनेंसी राइट इंडिया में कई कई स्टेट्स में आज के टाइम पे भी चलती है। टेनेंसी राइट के अंदर क्या होता है ना, बेसिकली जो टेनेंट है उसके पास राइट्स रहती है और ये प्रोसेस के अंदर आप लोगों को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो क्योंकि आप लोग स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सप्लाई नहीं होता है। ये हालांकि आपका सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाता है ना। तो अगर आप लोगों को टेनेंसी राइट का पैसा मिल रहा है और ये पैसा मिल रहा है आउटगोइंग टेनेंट को, मतलब समझो मैं एक प्रॉपर्टी में टेनेंट था, मैं बाहर जा रहा हूं, नया टेनेंट आ रहा है, तो मैं नए टेनेंट से टेनेंसी राइट का पैसा ले रहा हूं। ऑब्वियसली समझना, मैं आउटगोइंग टेनेंट हूं, नया टेनेंट आ रहा है, नया टेनेंट मुझे टेनेंसी प्रीमियम दे रहा है, तो मेरे हाथ में ये हमेशा क्या बन जाएगा, टैक्सेबल।
अच्छा, अभी नया टेनेंट आ रहा है, अगर वो टेनेंसी प्रीमियम देना है ओनर को, किसको दे रहा है? ओनर को। तो चेक करो ओनर कौन सी प्रॉपर्टी के लिए टेनेंसी प्रीमियम दे रहा है। अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो ये सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट मानी गई है, और अगर ये प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल इन नेचर है तो ये क्या मानी गई है? टैक्सेबल। तो टेनेंसी का प्रीमियम अगर आउटगोइंग टेनेंट को मिल रहा तो प्रॉपर्टी रेलेवेंट ही नहीं है, वो कमर्शियल रहे या रेसिडेंशियल रहे, वो हमेशा क्या है? टैक्सेबल। अच्छा, अगर टेनेंसी का प्रीमियम ओनर को मिल रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए मिल रहा है तो वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है? फिर बात करेंगे अपन शेड्यूल 3 के बारे में, जो किसकी बात करता है? आपका नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसे सर्टेन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया है जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के क्लासिफाई हो गए, यानी कि ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसके अंदर सबसे पहले आता है आप लोगों का सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉई ने कोई भी सर्विसेज दी एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय ने किसको सर्विसेज दी? एम्प्लॉयर को। तो चेक करो एम्प्लॉयर उसको क्या बोल के पैसा दे रहा। अगर ये सैलरी बोल के पैसा दे रहा तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अगर ये कुछ भी अदर्स बोल के पैसा दे रहा, सिटिंग फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, जो अदर देन सैलरी, प्रोफेशनल फीस, इसके ऊपर जीएसटी आएगा। यानी कि अगर एम्प्लॉयर ने पैसा एम्प्लॉई को दिया और उसका नेचर सैलरी है तो जीएसटी नहीं आएगा, बाकी कोई भी नेचर है उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, वो पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मतलब वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो जो भी उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा वो प्रोफेशनल फीस है तो यहाँ पे टैक्सेबल बन जाएगा। सिटिंग फीस ये सैलरी नहीं है, प्रोफेशनल फीस है, टैक्सेबल बन जाएगा। होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का क्या रहता है? एम्प्लॉय, तो उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो सैलरी रहेगा। ये शेड्यूल 3 में कवर है, इसके लिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। साथ में अगर कोई भी परक्विजिट एम्प्लॉय दे रहा है अंडर अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयर, अंडर अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, मतलब परक्विजिट यानी कि क्या कोई भी फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर एम्प्लॉय को नॉन कॉम्पिट फीस मिल रही है एम्प्लॉयर से तो ये इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इसके लिए इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, चलो सर। उसके बाद में बोलते हैं कि अगर आप लोग कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में सर्विसेज ले रहे हो, जाके किधर ले रहे हो? कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, तो यहां पे जो भी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल को आपने कंसीडरेशन पे किया, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन दिया, तो ये ट्रांजैक्शन को सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोर्ट मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे आ गए। कोर्ट जैसे ही दूसरा क्या रहता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन में आप लोगों ने कोई भी केस फाइल किया तो उसके लिए आपको एक फीस पे करना पड़ता है, वो फीस के ऊपर जीएसटी नहीं आता है। और अगर वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगाया जिसको आपको कैश में पे करना है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ किसकी बात करता है? जो भी आपके एमपीज रहते हैं, एमएलएज रहते हैं, उनको गवर्नमेंट से जो भी कंसिडरेशन मिलता है वो अपन इनकम टैक्स में पढ़ते, सैलरी बोल के टैक्सेबल नहीं होता है, आईएफओएस बोल के टैक्सेबल होता है। तो जो भी एमपी एमएलए का पेमेंट है, रेम्यूनरेशन है, कंसिडरेशन है, वो भी जीएसटी के सप्लाई के स्कोप से बाहर रखा है शेड्यूल 3 में, यानी कि नेगेटिव लिस्ट में रखा है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। फिर अगला पॉइंट किसकी बात कर रहा है? अगर कोई भी बंदा अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है इन द परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, यानी कि वो जो काम कर रहा है उसकी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी है, जैसे कि इंडिया के प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो इनको जो भी कंसिडरेशन मिलेगा इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। मतलब ये नेगेटिव लिस्ट में, मतलब ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फिर अगला पॉइंट क्या बात कर रहा है कि जीएसटी आने के पहले अगर आप लोग कोई भी चेयरपर्सन थे या मेंबर्स थे एक ऐसी बॉडी के जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था, और आप जो चेयरपर्सन हो या मेंबर हो ये आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो या बॉडी के एम्प्लॉय नहीं हो, क्योंकि देखो अगर आप एम्प्लॉय रहोगे तो आपको सैलरी मिलेगा, सैलरी को हमने वैसे ही शेड्यूल 3 के पैरा 1 में सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के बाहर रख दिया है। बट अगर आप मेंबर्स नहीं हो, आप चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, एम्प्लॉय नहीं हो, एक ऐसी बॉडी के जो जीएसटी आने से पहले से चलती आ रही है, जैसे कि अगर मान लो आप लोग सीबीडीटी के डायरेक्टर हो या मेंबर हो या चेयरपर्सन हो, तो आपको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा।
मतलब उसको सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मानेंगे। ठीक है। उसके बाद में पैरा 4 बात करता है जो आपके लास्ट रिचुअल्स रहते, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, तो उसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। ठीक है। फिर अभी पैरा 5 बात करता है आप लोगों का लैंड एंड बिल्डिंग का। देखो, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग किसी को भी टेम्पररी दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानने का, ये हमने शेड्यूल 2 के पैरा 2 में पढ़ा हुआ है। बट अगर आप परमानेंट बेसिस पे किसको लैंड ट्रांसफर कर रहे हो या बिल्डिंग या फ्लैट कुछ भी बोल दो, अगर लैंड ट्रांसफर कर रहे हो तो ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। आपको एग्जाम में यूजुअली क्या बोलते हैं कि एक लैंड था, आपने उसके अंदर क्या किया, नीचे ड्रेनेज लाइन डाली, पाइपलाइन डाली, लैंड को डेवलपमेंट किया, लेवलिंग किया एंड फिर लैंड को बेचा। देखो अल्टीमेटली आपने किसको बेचा, लैंड को बेचा। तो लैंड इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, लैंड को डेवलप करने के लिए अगर आपने कोई भी सर्विसेज लिया, डेवलपमेंट का सर्विसेज लिया, पाइपलाइन को डालने का सर्विसेज लिया, तो जो सर्विसेज लैंड को डेवलप करने के लिए लिया उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानो, पर जो लैंड को सप्लाई किया है उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। फिर बात करेंगे बिल्डिंग की, जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया था कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के पहले आपको कोई भी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन मिलता है तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी के हिसाब से। बट अगर आपको पूरा कंसीडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद में मिल रहा है तो उसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। ये शेड्यूल 3 के पैरा 5 में लिखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है। देखो, सेल ऑफ लैंड आफ्टर डेवलपमेंट अगर आप लोग कर रहे हो तो ये फिर भी क्या है, सेल ऑफ लैंड है, जीएसटी नहीं आएगा। जो डेवलपमेंट के लिए आप लोगों ने चार्जेस पे किए वो टैक्सेबल बन जाएंगे। ठीक है। ओके सर। सर अभी बात करेंगे आपका एक्शनेबल क्लेम की। देखो, आपके एक्शनेबल क्लेम्स, क्या बात कर रहा हूं मैं, आपके एक्शनेबल क्लेम्स, ये एक्शनेबल क्लेम्स आपके गुड्स के डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है। किसके डेफिनेशन में कवर्ड है, गुड्स। बट ये आपके एक्शनेबल क्लेम्स दो टाइप के रहते हैं। एक तो रहेगा आपके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, या तो रहेंगे आपके अदर एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। जो आपके अदर एक्शनेबल क्लेम है उसको शेड्यूल 3 में नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना है, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कितने हैं, टोटल 6 है। जहां पे नाम पढ़ेंगे अपन एक एक करके। एक तो हो गया आपका बैटरी नहीं, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, है ना, गैमलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सब 6 इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर ये 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको आप क्या मानोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या मानोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बट अगर आपके कोई भी अदर एक्शनेबल क्लेम है, सर एग्जांपल आपकी इंश्योरेंस की रिसीट है या कोई भी आप लोगों का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसको अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। मतलब आपको इसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। समझा क्या। अभी ये दो नवे पॉइंट्स है 9 एंड 10। देखो 7, 8A, 8B ये इंटर के सिलेबस में नहीं है, ये फाइनल के सिलेबस में। तो मैं 9 वाली बात की बात करता हूं, अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम। समझ के लो क्या है, ठीक है, ध्यान से समझ के लेना। एक बड़ी कंपनी थी, लेट से ताज होटल्स। ताज होटल्स ने क्या किया, एक उसको इंश्योरेंस निकालना था 1000 करोड़ रुपीस का। तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया। तो लेट से वो किसके पास गया, एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी के पास गया। एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला, यार 1000 करोड़ के ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरी कैपेसिटी कितनी है, 600 करोड़ रुपए की कैपेसिटी है, बट मैं क्लाइंट को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो दो इंश्योरेंस कंपनी, लेट से एचडीएफसी और आईसीआईसीआई इंश्योरेंस, ये दोनों साथ में आए। एचडीएफसी ने 600 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस बोला मैं करूंगा, और आईसीआईसीआई बोला मैं 400 करोड़ रुपए तक का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। तो अभी ये दोनों ने मिलके ये इंश्योरेंस का पॉलिसी सेल किया। किसको सेल किया, ताज होटल को सेल किया। इसके लिए ताज होटल ने फर्स्ट ईयर में प्रीमियम कितना पे किया, 50 करोड़ रुपीस पे किया। तो यहां पे ये जो एचडीएफसी बैंक है ना, ये था आपका लीड इंश्योरर, और ये जो आईसीआईसी बैंक था ये आपका कौन था, को इंश्योरर। अभी एचडीएफसी के पास टोटल कितना पैसा आया, 50 करोड़ रुपए का प्रीमियम आया। केस 1, एचडीएफसी ने जीएसटी पे कर दिया। कितने रुपीस के ऊपर पे कर दिया,
50 करोड़ के ऊपर जीएसटी को पे कर दिया। अभी एचडीएफसी का 50 करोड़ खुद का इनकम पूरा नहीं है, क्योंकि ये 50 करोड़ रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 करोड़ को, बट एचडीएफसी का लायबिलिटी कितना है, 600 करोड़ का है। तो एचडीएफसी ने क्या किया, 30 करोड़ अपने पास रखा और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को कितना पैसा दे दिया, 20 करोड़। यानी कि मैं बोलूं ये 20 करोड़ रुपीस क्या किया उसने, अपोर्शन किया। क्या किया, अपोर्शन। तो ये जो अपोर्शन वाली अमाउंट है ना, इसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बेसिक अमाउंट थी ना, पूरा ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके ऊपर लीड इंश्योरर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया है। क्लियर है। बट सर अगर ऐसा होता तो कैसा होता, मतलब क्या होता कि एचडीएफसी ने यहां पे जीएसटी पे किया रहता था सिर्फ 30 करोड़ के ऊपर, मतलब उसका शेयर कितने का था, 30 करोड़, उसने जीएसटी पे कर दिया 30 करोड़ के ऊपर। तो यहां पे 20 करोड़ का जो अपोर्शन अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है, अपोर्शन अमाउंट है, उसके ऊपर आईसीआईसीआई को जीएसटी पे करना पड़ा रहता था। तो जब भी आप लोग को इंश्योरेंस प्रीमियम का अपोर्शनमेंट देखोगे तो लीड इंश्योरर ने कौन सी अमाउंट पे जीएसटी पे किया वो देखो। अगर उसने ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी पे किया तो आपको अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, बट भैया अगर उसने स्वार्थी होकर सिर्फ खुद के अमाउंट के ऊपर जीएसटी पे किया तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। देख लो, अगर ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो सब लोग। डन है बच्चों। चल अभी अगली एंट्री को मैं यहां पे बता दूंगा, services by insurer to reinsurer for which ceding commission is charged provided GST is paid on gross reinsurance। समझाता हूं मैं आपको ये क्या बात कर रहा है। देखो यहां पे ना एक कंपनी थी, लेट से ताज होटल्स, एग्जांपल से समझा दूंगा। ताज होटल ने क्या किया, एचडीएफसी को एक अपना इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस का काम दिया। अमाउंट कितना था, 500 करोड़ का था, जिसके लिए प्रीमियम चार्ज हुआ था लेट से 5 करोड़ रुपए। एचडीएफसी ने ले लिया, इंश्योरेंस वगैरह करवा दिया। बाद में एचडीएफसी को रियलाइज हुआ यार ये क्वार्टर के अंदर है ना अपना रिस्क कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो अपन एक काम करते, अपन रिस्क को डाइल्यूट करते मतलब उन्होंने ये जो 500 करोड़ का इंश्योरेंस है ना पूरा का पूरा एज इट इज किसको दे दिया, आईसीआईसीआई बैंक को दे दिया। बोले कि हमारे पास एक 500 करोड़ का इंश्योरेंस है, हमें नहीं परोड़ रहा है, आप ये रख लो। देखो ऊपर वाले केस में क्या था, 1000 करोड़ को मिलके दोनों ने थोड़ा थोड़ा लिया था। यहाँ पे एचडीएफसी का बोल रहे हैं कि हमें ये इंश्योरेंस ही नहीं चाहिए, ये पूरा 500 करोड़ का इंश्योरेंस आप रख लो, और जो 5 करोड़ का प्रीमियम मिला है ये प्रीमियम भी हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं। अभी केस 1, जब एचडीएफसी को 5 करोड़ रुपए का ये मिला रहेगा, प्रीमियम मिला था, क्या मिला था, प्रीमियम, तो कहने से उसने जीएसटी पे किया रहेगा, उसके ऊपर क्या किया रहेगा, जीएसटी पे किया रहेगा। ये ट्रांजैक्शन को जाने दो। जब अभी एचडीएफसी आगे आईसीआईसीआई को काम दे रहा है ना, काम दे रहा है, तो ये न्यू सर्विसेज, न्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज है बाय आईसीआईसीआई टू एचडीएफसी बैंक, न्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो यहां पे आईसीआईसीआई को 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये हो गया एक बात। बट अभी एचडीएफसी क्या बोल रहा है आईसीआईसीआई को कि यार मैं ना आपको रेडीमेड 500 करोड़ का बिजनेस दे रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या फायदा, क्योंकि ये ताज होटल से बात मेरे पूरे टीम ने की, हमने उसको इंश्योरेंस के लिए मनाया, हमने बहुत काम किया था, तब जाके हमें ये काम मिला, मैं आपको ये रेडीमेड काम क्यों दूं। तो आईसीआईसीआई बोल रहा बराबर है, तो एक काम करो, मैं आपको इसके लिए 1 करोड़ रुपीस का प्रीमियम देता हूं, 1 करोड़ का क्या देता हूं, कमीशन देता हूं। अच्छा 1 करोड़ का कमीशन देता हूं मतलब क्या, तो अभी दो बातें, या तो एचडीएफसी पहले उसको 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देगा प्रीमियम का, और आईसीआईसीआई उसको रिटर्न में 1 करोड़ रुपीस दे देगा, या तो दूसरा क्या होगा, एचडीएफसी सीधा क्या करेगा, आईसीआईसीआई को 5 करोड़ में से अपना 1 करोड़ माइनस करके, कमीशन माइनस करके कितना पैसा देगा, 4 करोड़ रुपए देगा। तो देखो अगर ये पहले वाला केस है तो एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को 5 करोड़ दिया, आईसीआईसीआई को 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे करना है। तो सर ये जो 1 करोड़ रुपए का सीडिंग कमीशन है, एचडीएफसी को उसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। और सर सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि देखो एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को 4 करोड़ ट्रांसफर किया, 1 करोड़ खुद के पास रखा, तो ये 1 करोड़ को अपन ना क्या बोला जाता है, सीडिंग कमीशन।
क्या बोला जाता है इसको, सीडिंग कमीशन। ये 1 करोड़ के ऊपर एचडीएफसी को वापस से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आईसीआईसीआई ने पूरे 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे करना चाहिए। केस 2 में आईसीआईसीआई को 4 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं उसके अकाउंट में, बट उसका अगर देखा जाए तो ग्रॉस इनकम कितना था, 5 करोड़, उसका एक्सपेंस हो गया 1 करोड़, इसके लिए उसके हाथ में नेट इनकम कितना आ रहा है, 4 करोड़। तो अगर आईसीआईसीआई ने 5 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया तो एचडीएफसी के हाथ में 1 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझा क्या? तो ये था आपका सीडिंग कमीशन वाला पॉइंट यहां पे। कौन सा, सीडिंग कमीशन, ठीक है, डन। फिर सर गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज को नोटिफाई किया है जिसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो एक्टिविटीज जो आपकी पंचायत या आपकी म्यूनिसिपैलिटीज कर रही है अंडर आर्टिकल 243G और 243W। रेलेवेंट एग्जाम के लिए नॉट नेसेसरी, बट हाँ अगर गवर्नमेंट आपको कोई भी अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस दे रही है, देखो अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस ये चीज अपने अपने जीएसटी से बाहर है, तो अगर गवर्नमेंट आपको अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का लाइसेंस दे रही है तो भैया जो प्रोडक्ट है उसी के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा तो उसके लाइसेंस को भी जीएसटी से बाहर रखा गया हुआ है। यानी कि अगर गवर्नमेंट, ये रहता है आपका स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का लाइसेंस देता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अगर अदर लाइसेंस देता है कोई भी, जैसे कि माइनिंग का लाइसेंस देता है, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है, डन है। तो यहां तक अपना क्या कंप्लीट हो गया, आपका शेड्यूल नहीं, सेक्शन 7 कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई, शेड्यूल 2 बाइफरकेशन, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अभी बात करेंगे आपका अगला सेक्शन जो कि है सेक्शन 8, बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। सर एक एक करके समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब अगर आप लोग कोई भी 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो जो कि एक दूसरे के साथ नेचुरली बंडल्ड है, एक दूसरे के साथ में सप्लाई कर रहे हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लाई कर रहे हो, जिसके अंदर का एक कंपोनेंट आपका प्रिंसिपल सप्लाई है, तो ये सप्लाई को माना जाएगा कंपोजिट सप्लाई। सर एग्जांपल, अगर आप लोग लैपटॉप को बाय करते हो तो उसके साथ में आपको बैटरी तो साथ में ही मिलती है, प्लस आपको चार्जर भी साथ में मिलता है, और लेट से उसके आप लोगों को वारंटी भी साथ में मिलती है। तो आपको देखने का टाइम पे क्या लगता है कि आप लोगों ने लैपटॉप परचेस किया, बट लैपटॉप के साथ उसकी बैटरी आती है, उसका चार्जर आता है, उसकी वारंटी आती है, तो ये सप्लाई आपका क्या बन जाता है, कंपोजिट सप्लाई। अभी मेरे को बताओ, ये चारों में से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बात थी, लैपटॉप थी, तो लैपटॉप आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे लैपटॉप बन जाता है आपका प्रिंसिपल सप्लाई। समझा? तो सर कंपोजिट सप्लाई हो गया एक। तो सर ये क्यों पढ़ा है आपने, क्योंकि सर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कंपोजिट सप्लाई इन नेचर है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ऐसे मान के कि वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है। मतलब सर अगर लैपटॉप के ऊपर जीएसटी का रेट था 40%, बैटरी के ऊपर था 20%, हाइपोथेटिकली मान लो, चार्जर के ऊपर था आपका 5% और वारंटी के ऊपर था 18%, तो पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी कितना लग जाएगा, 40%। सर एक सेकंड के लिए मान लो लैपटॉप के ऊपर रेट था 18%, तो पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर रेट कितने परसेंट से लग जाएगा, 18%। समझा? बट भैया अगर आपका एक सर्विस मिक्स सप्लाई नेचर के अंदर है, मिक्स सप्लाई मतलब आप लोग 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई कर रहे हो एक दूसरे के साथ, एक सिंगल प्राइस के लिए कर रहे हो, और जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो उसको अपन क्या मानेंगे, मिक्स सप्लाई। सर एक एग्जांपल दो ना, मैं गिफ्ट शॉप में गया, गिफ्ट शॉप में हैम्पर बना हुआ था जिसके अंदर क्या क्या था, परफ्यूम था, वॉलेट था, डायरी थी, पेन था और वॉच थी, और ये सब मिला के इसका प्राइस लिखा हुआ था वहां पे 60,000 रुपीज। तो मैं बोलूं यहाँ पे 2 और मोर प्रोडक्ट्स है, ये नेचुरली बंडल्ड है नहीं है, तो एक आर्टिफिशियल हैम्पर बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मान लो परफ्यूम का रेट है 12%, वॉलेट का है 18%, डायरी का है 5%, पेन का है 12%, और यहाँ पे क्या है, वॉच का है 40%। तो ये नेचर बन जाएगा भी मिक्स सप्लाई। तो ये जो एंटायर अमाउंट है इसके ऊपर जीएसटी लगेगा हाईएस्ट परसेंट, यानी कि कितना परसेंट, 40% से। क्लियर है? समझा सबको? बट सर अगर समझो मैं एक शॉप में गया, वहां पे गिफ्ट हैम्पर बना हुआ नहीं था, मैंने गिफ्ट हैम्पर को बना के लिया। लेट से मैं बोला एक परफ्यूम दो, एक वॉलेट दो, एक डायरी दो, एक पेन दो और एक वॉच दो। अभी ये सब देने के बाद में, ये सब जब मैंने, तो सामने वाला बंदा बोला सर मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट दूंगा, इसका प्राइस होता है 70,000। मैं बोला यार देख 70,000 तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं तुझे 60,000 रुपीज पे करूंगा, और सामने वाला बंदा मान गया।
तो ये ट्रांजैक्शन को अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे ये गिफ्ट हैम्पर है ना ऑलरेडी बना हुआ नहीं था, ये गिफ्ट हैम्पर ऑलरेडी बना हुआ नहीं था। आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लिया जिसका प्राइस 60,000 था और आपने उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे किया, 70,000 ओरिजिनल प्राइस था, आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे किया 60,000 रुपीज का। तो ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई आपका इंडिविजुअल सप्लाई माना जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे सॉरी कुछ तो टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जाने दो। चलो वापस बैक टू एग्जांपल। यहाँ पे ये 70,000 मेरा इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सप्लाई, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 10,000 का डिस्काउंट मिला है उन सब अमाउंट्स में बाइफरकेट करना पड़ेगा और ये 60,000 को मुझे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इधर अपोर्शन करना पड़ेगा और रिस्पेक्टिव टैक्स रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। समझा क्या सर? नहीं समझा, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाओ ना। तो सुनो, देखो इजी एग्जांपल लेता, मैंने बाई किया परफ्यूम, परफ्यूम के ऊपर रेट था 18%, अमाउंट था 30,000 रुपीज। मैंने बाई किया एक वॉच, वॉच के ऊपर रेट था 28%, मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूं, उसका हो गया कितना 20,000। फिर मैंने लेट से एक बैग बाई की, बैग के ऊपर रेट कितना था 12%, अमाउंट कितना था 10,000। तो ये टोटल मिला के मेरा कितना हो गया था 60,000 रुपीज हो गया था। मैं सामने वाले बंदे को क्या बोला, भैया 60,000 तो मेरे पास है नहीं देने के लिए, मैं एक काम करो, मैं आपको है ना मैं आपको कितना पे करूंगा मालूम है क्या, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, एक काम करो मैं आपको 45,000 रुपीज पे करूंगा। कितना पे करूंगा 45,000। अभी यहां पे ये 45,000 रुपीज का हैम्पर ऑलरेडी बना हुआ नहीं था, ये तो मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने उससे 15,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 45,000 को आपको ये रेशो के अंदर वापस से अपोर्शन करना पड़ेगा। अभी अपोर्शन कैसे करोगे, तो देखो जब एक प्राइस, एक चीज का प्राइस 30,000, जब एक परफ्यूम का प्राइस 60,000 था तब टोटल परफ्यूम का प्राइस 30,000 था, टोटल 60,000 था। तो जब इसका टोटल 45,000 है तो प्राइस कितना हो जाएगा, देखो बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया मेरा 22,500 है ना। सेम वे में मैं बोलूं क्या, 20,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 45,000, ये कितना आ रहा है मेरा 15,000। और सेम वे में 10,000 इंटू 45,000 डिवाइडेड बाई 60,000, ये कितना आ रहा है मेरा 7,500। ऐसे मुझे इंडिविजुअल प्राइस निकालना पड़ेगा और अभी इसके ऊपर रेट लगेगा 18%, इसके ऊपर रेट लगेगा 28% और इसके ऊपर रेट कितना लगेगा 12% का रेट लगेगा। समझा? ओके सर। चलो अभी कुछ क्लैरिफिकेशन आए हुए सर्कुलर के थ्रू, उसको देखते हैं। सर अगर जीटीए कोई भी एंसिलियरी सर्विसेज दे रहा है, आज के टाइम पे ना जीटीए आप लोगों को कौन सी सर्विसेज देता है, ट्रांसपोर्टेशन की देता ही देता है, साथ में मूवर्स एंड पैकर्स की भी सर्विस देता है। तो अगर एक जीटीए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है, खाली ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसको जीटीए सर्विसेज बोल के क्लासिफाई कर लो। बट अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ आपको बाकी के एंसिलियरी सर्विसेज दे रहा है, जिसके अंदर आपका लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी वेयर हाउसिंग का सर्विस दे रहा है, तो ये अभी नेचुरली ये सब जीटीए वाली ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, जिसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, बाकी की सर्विस आपकी एंसिलियरी है। तो कंपोजिट सप्लाई मानो, प्रिंसिपल सप्लाई आपका जीटीए सर्विस है, तो उसको जीटीए के हिसाब से टैक्सेबिलिटी को कंसीडर करने का। अगर जीटीए ने ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि जीटीए सर्विसेज का बिल अलग किया, एंसिलियरी सर्विसेज का बिल अलग किया, तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और इसका टैक्सेबिलिटी जीटीए सर्विसेज बोल के ही होगा। बट अगर समझो जीटीए ने आपको ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस ही नहीं दिया और सिर्फ एंसिलियरी सर्विस दिया, तो ये अलग से एंसिलियरी सर्विसेज को अलग सप्लाई ऑफ सर्विस मानना पड़ेगा। क्लियर है? डन मालिक। अगला पॉइंट बात करते हैं जीएसटी ऑन रीट्रेडिंग ऑफ टायर। मैं लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे समझ के लेना, टायर का पंक्चर निकालना। अगर आप एक शॉपकीपर के पास जा रहे हो और टायर का पंक्चर निकाल के ले रहे हो, तो कोई थोड़ा रबर भी यूज करेगा, अपना पंक्चर भी निकाल के देने का सर्विस यूज करेगा। इसके अंदर प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है, उसका पंक्चर निकालने का सर्विस। रबर एक उसका एंसिलरी प्रोडक्ट है, तो ये ट्रांजैक्शन आपका क्या बोल के क्लासीफाई हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के क्लासीफाई हो जाएगा। क्लियर है? बट मान लो ए गया टायर वाले के पास, बोला मेरे टायर का पंक्चर निकाल के दे, पंक्चर निकाल के दे, जो भी स्वेलिंग आती है। टायर वाला बोला सर आपका टायर तो बहुत खराब है, आप न्यू टायर लगा लो।
क्या लगा लो, न्यू टायर। तो ये न्यू टायर का क्या बन जाएगा आपका, सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। अभी टायर वाले ने क्या किया, पंक्चर निकाल दिया, टायर अपने पास रख दिया। इसके पास एक बी बंदा आया, बी बोला मेरी गाड़ी का टायर पूरा खराब हो गया है, मेरे को टेम्परेरी कोई अब सेकेंड हैंड टायर लगा के दे दो सस्ते में, मेरी गाड़ी जो टेम्परेरी चल जाए। ये टायर वाले ने क्या किया, जो ए का पंक्चर वाला टायर था वो वापिस से बी को दे दिया। तो यहां पे टायर वाले ने जो गुड्स उसने ठीक किए वो कोई दूसरे पर्सन को सप्लाई किए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। क्लियर है? ओके मालिक। उसके बाद में अगर आप लोग कोई भी बस बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो, बस बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हो, ये थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हो गया, बस बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हो, तो हर एक सिचुएशन वाइज आप लोगों को देखना पड़ेगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, केस टू केस बेसिस पे आंसर डिफर होगा। ठीक है मालिक, डन। सर उसके बाद में अगर आप लोग कोई भी प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट का सर्विसेज दे रहे हो, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखो सामने वाला बंदा अपना प्रिंटिंग का सर्विस भी दे रहा है, साथ में वो अपना मटेरियल भी यूज करता है जिसके अंदर इंक और पेपर वगैरह सब आ गया। तो अभी आपको ये देखना है आप प्रिंटिंग का सर्विस किसके लिए दे रहे हो। अगर आप कोई भी बुक को प्रिंट कर रहे हो, पैम्पलेट को, ब्रोचर को या एनुअल रिपोर्ट को प्रिंट कर रहे हो ना, यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ पेपर या मटेरियल है वो इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है प्रिंटिंग का सर्विस। तो ये ट्रांजैक्शन को आपका क्या माना जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। बट भैया अगर आप कोई भी एनवेलप को प्रिंट कर रहे हो, लेटर कार्ड, बॉक्सेस, टिश्यू, नैपकिन, वॉलपेपर, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल मैटर करता है, इसके लिए यहाँ पे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट आपका मटेरियल माना गया हुआ है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन को आपका सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्लियर है? उसके अंदर अगर आप लोग कभी भी गाड़ी का सर्विसिंग करा रहे हो तो उसके लिए पार्ट्स भी लगते हैं और लेबर का भी काम आता है, तो शोरूम वाला हमेशा आपको पार्ट का बिल अलग से करेगा और लेबर का बिल अलग से करेगा। जो पार्ट्स वाला बिल है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानने का, लेबर वाले कंपोनेंट को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानने का। ठीक है भैया, ओके। उसके बाद में सर अगर आप लोग सिनेमा हॉल में मतलब मूवी देखने के लिए जा रहे हो और आपने टिकट बुक किया बुक माई शो से, तो टिकट बुक करने के साथ में अगर आप लोगों ने पॉपकॉर्न को भी ऐड किया, टिकट बुक करने के टाइम पे अगर आप लोगों ने फूड बेवरेजेस, पॉपकॉर्न हो गया, सैंडविच हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, कोका कोला हो गया, कुछ भी हो गया, टिकट के साथ बुक किया, तो इसको अपन मानेंगे कंपोजिट सप्लाई, यानी कि जो सिनेमा का टिकट है उसके रेट से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट मान लो आपने टिकट अलग से बुक किया, आप थिएटर में चले गए, मूवी देखने लगे, अभी आपको भूख लगी, तो अगर आपने अभी अलग से वहां पे कुछ भी रेस्टोरेंट का सर्विस लिया तो वो अलग से टैक्स होगा एज अ रेस्टोरेंट सर्विसेस। समझा? अभी एक लास्ट पॉइंट, सर अगर आप लोग वाउचर को सप्लाई कर रहे हो, किसको सप्लाई कर रहे हो, वाउचर को, जो एग्जांपल एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है जिसको आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। सर एक बेस्ट एग्जांपल दूं क्या मैं आप लोगों को, फोन पे का वॉलेट, फोन पे का क्या है आपका वॉलेट, तो अगर ये आरबीआई का रिकॉग्नाइज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, इसको अपन मनी बोल के क्लासिफाई करेंगे, मनी। और मनी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मतलब इसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं आएगा। बट अगर ये कोई भी दूसरा वाउचर है, जैसे कि एक्शनेबल क्लेम है, जैसे कि मेरा हो गया इंश्योरेंस का रिसीट या तो बिल ऑफ एक्सचेंज, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, देखो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के ऊपर तो जीएसटी आएगा, बट अगर कोई दूसरा वाउचर है तो वो एक्शनेबल क्लेम बोल के क्लासिफाई हो जाएगा और वो शेड्यूल 3 में सप्लाई नहीं है, ऐसा स्पेसिफिकली बताया। यानी कि आज के टाइम पे आप वाउचर कोई भी सप्लाई करो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो वाउचर अगर आप लोग प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल 1 है, उसने प्रिंसिपल 2 को वाउचर सप्लाई किया, 2 ने 3 को सप्लाई किया। वाउचर था डोमिनोज का, लेट से जिसका कूपन वैल्यू था 1000 रुपीज, प्रिंसिपल 1 ने 2 को कितने में सप्लाई किया, लेट से 400, 2 ने 3 को कितने में सप्लाई किया 500, ये 3 आगे एंड कंज्यूमर को बेचने वाला है। तो यहाँ पे क्या सप्लाई हो रहा है आपका, वाउचर सप्लाई हो रहा है। वाउचर अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है और वाउचर को एक्शनेबल क्लेम माना गया हुआ है अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, तो ये ट्रांजैक्शन आपका शेड्यूल 3 में कवर्ड है। किधर कवर्ड है, शेड्यूल 3, तो इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। डन। अच्छा सर अगर आपका वाउचर सप्लाई हो रहा है प्रिंसिपल एजेंट बेसिस पे, मतलब यहां पे प्रिंसिपल ने क्या किया, एजेंट को वाउचर दिया, वाउचर का वैल्यू था 1000, एजेंट को बोला तू आगे 500 रुपीज में बेच, मैं तुझे 50 रुपीज का कमीशन पे करता हूं, तो यहां पे जो कमीशन एजेंट को मिल रहा है ये कमीशन माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है भैया? डन।
सर उसके बाद में अगला पॉइंट किसकी बात करता है, अगर आप लोग वाउचर को सेल करने के लिए कोई भी एडिशनल सर्विसेज देते हो, मतलब एक बंदा है मुझे वाउचर बेचना है, मेरा वाउचर बेचने के लिए मैंने कोई मार्केटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया, तो वो मार्केटिंग एजेंसी ने जो मुझे सर्विसेज दिया वाउचर को बेचने के लिए, इसको अपन क्या मानेंगे, सर्विस फीस, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट में आता है अनरिडीम्ड वाउचर, जिसको अपन ब्रेकेज इनकम बोलते हैं। मतलब समझो मैंने पहले वाउचर्स 1 करोड़ रुपए के बेच ये कर दिए थे, देखो मैं बताता हूं आपको, मेरे को 1 करोड़ रुपए के मैंने वाउचर बेचे, तो मुझे बैंक में पैसा आ गया, मैंने एंट्री क्या पास कर दी थी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1 करोड़ टू लाइबिलिटी अकाउंट, क्योंकि मुझे फ्यूचर में तो ये देना है, तो मैंने लाइबिलिटी बुक कर लिया कितने रुपीस का, 1 करोड़ का। अभी ये वाउचर रिडीम हो गए लेट से 60 लाख रुपीस के, तो मैंने एंट्री क्या पास कर दी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 60 लाख टू सेल्स कितने का, 60 लाख। मान लो इसके अंदर 55 लाख रुपीस का सेल था, मतलब इसके 60 लाख रुपीस का मेरा वाउचर सेल हो गया, मैंने इसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया। अभी मेरा ये जो वाउचर है ये वैलिड था 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया, वाउचर कोई क्लेम करने के लिए आया ही नहीं, तो अभी मैं बोलूं 40 लाख रुपीस का मेरा इनकम हो गया, तो मैं ये इनकम के लिए क्या एंट्री पास करूंगा, मेरी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे, अच्छा बैटरी चली गई शायद पेंसिल की, मेरी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रेकेज इनकम अकाउंट कितने रुपीस का, 40 लाख, क्योंकि अभी ये लाइबिलिटी मेरे को पे करना ही नहीं है किसी को, तो जो 40 लाख रुपीस का यहाँ पे मेरा इनकम बच रहा है उसके ऊपर मुझे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। समझा क्या? चलो लास्ट के ना कुछ पॉइंट्स ये ना इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर तो है नहीं, बट इंस्टीट्यूट है ना ये ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस है, इंस्टीट्यूट आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में आपको बता दूं कि देखो भैया, अगर आप लोग कभी भी फॉरवर्ड फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसके अंदर एक्चुअल डिलीवरी होने वाला है, एक्चुअल में क्या होने वाला है, डिलीवरी होने वाला है, तो अगर ये आपका सिक्योरिटीज का एक्चुअल डिलीवरी होने वाला है तो ये ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है, इसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं आएगा। अगर ये कमोडिटी का एक्चुअल डिलीवरी होने वाला है तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानने का जीएसटी देना पड़ेगा। बट अगर आप लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो विदाउट एनी डिलीवरी का कर रहे हो तो इसको मतलब इसको ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज माना जाएगा। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मतलब नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर मनी से रिलेटेड आप लोगों को जो भी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिल रहा है वो यूज ऑफ मनी करके पैसा मिल रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेगा। बट अगर सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए आप लोगों को कोई भी पैसा देना पड़ रहा है, ब्रोकरेज का फीस देना पड़ रहा है, कोई भी कमीशन देना पड़ रहा है, ट्रांसफर फीस देना पड़ रहा है, तो ये आपका सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करने के लिए जो भी आप लोग पैसा दे रहे हो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना पड़ेगा एंड उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है भैया? यस। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को सप्लाई का बहुत ही शानदार, बहुत ही डिटेल रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। मैंने तो मेरे एंड से कर दिया, भी आप लोगों को आपके एंड से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर दे एक प्यारा सा अपने बड़े भाई के लिए, जो भी करना है आप लोगों को। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो आपके जो भी फ्रेंड्स है जिनका अटेम्प्ट आ रहा है प्लीज ये वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करना और आपके सभी सीएस सीएमए फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल के ऊपर मैं ढेर सारे जीएसटी एंड कस्टम्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के वीडियोस लेके आते रहूंगा। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।